हेलो बच्चा पार्टी। आई थिंक हम लोग लाइव आ गए भाई साहब। चलो भाई जल्दी से शुरू कर देते हैं हम लोग धमाल अपना। आई थिंक हम लोग लाइव हो गए भाई साहब। आवाज़ आवाज़ आ रही है ठीक ठाक? नहीं आ रही आवाज़? द स्कॉलर सब लाइव हैं भाई साहब। आ गए हम लोग लाइव। सब कुछ चकाचक, सब कुछ झक्कास है भाई साहब। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक था दैट्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जो कि मैंने कल के लाइव में जब एंड किया था सेशन तो हम लोगों ने बता दिया था कि भाई आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्लियर भाई साहब? आ जाओ। चलो भाई साहब शुरू करते हैं। बिना देरी के अपने लाइफ को हम लोग आगे सरकाते हैं, ठीक है, और सरका के इसको आगे लेकर चलते हैं। आओ बच्चों, चलो बच्चों शुरू किया जाए। ठीक है, चलो भाई। तो भैया जी आ जाओ। हम लोग एनसीईआरटी लेके चल रहे थे और आपको बता दें आई थिंक यूट्यूब पे ये फर्स्ट टाइम है कि कोई एनसीईआरटी लाइन टू लाइन चल रहा है विद एक्सप्लेनेशन। क्लियर बात? चलो भाई, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। लेकिन हम लोग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऐसे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे पढ़ेंगे तो मज़ा नहीं आने वाला। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली बात हम आपको बता दें कि कई सारे सवाल रिलेटेड टू एम्ब्रायो पूछ लिए जाते हैं। क्लियर? हाँ, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं तो उन सब की बात करेंगे। अब देखो ज़रा एक्चुअल में डेवलपमेंट कैसा होता है, तो उसके लिए हम लोगों को चाहिए होगा अपना प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा छोटा सा एक वाइट बोर्ड, और वाइट बोर्ड पे हम लोग बना के देख लेंगे कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता कैसा है। क्लियर? आओ भैया, तो इस डेवलपमेंट में जो भी एनसीईआरटी है लाइन टू लाइन हम लोग बाद में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टहल के आते हैं कहाँ पर? वाइट बोर्ड पे, जहाँ पर सीखेंगे कि एम्ब्रियो डेवलप कैसे होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होगा। आओ भैया देखो भाई, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट द टॉपिक इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या है भैया? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यहाँ भी पढ़ रहे हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एनिमल्स में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो टेक्निकल्स जो होंगे वो सब याद रखने हैं आपको। ठीक है, ध्यान रखना है ताकि रिवीजन करने में हमें थोड़ी सी आसानी हो। क्लियर? अच्छा, जाइगोट बन गया था तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि भैया जी क्या था ये था जाइगोट। क्या था? ये था जाइगोट, है ना। अच्छा, जाइगोट की पोलैरिटी कितनी थी भैया जी? 2n। ठीक है, ये सबको पता था, ये सारी बातें हम लोग मान के चल रहे हैं कि जाइगोट की पोलैरिटी 2n है। ठीक है, अब होता क्या है कि जाइगोट में डिवीज़न चालू हो जाता है। ठीक है, अब मियोसिस नहीं होने वाला, अब जो कुछ भी होगा वो सब होगा माइटोसिस, और सारा जो कुछ भी हिसाब किताब होगा वो उसी माइटोसिस के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब इस जाइगोट में जो पहला डिवीज़न होता है वो डिवीज़न होता है ऐसे ट्रांसवर्स, और जब ट्रांसवर्स होता है तो दो सेल बन जाती हैं। क्या सेल बन जाती हैं? दो सेल। ठीक है, एक सेल जो होती है वो थोड़ी सी बड़ी बनती है और एक सेल थोड़ी सी छोटी बनती है। तो एक जो सेल छोटी बनी है, इस छोटी वाली सेल का नाम हो जाता है बेटा एपीबेसल सेल। क्या नाम हो जाता है? एपीबेसल सेल। ठीक है, और जो नीचे ये बड़ी वाली सेल बनी होती है इसका नाम होता है बेटा हाइपोबेसल सेल। क्या नाम होता है? हाइपोबेसल सेल। तो एपीबेसल और हाइपोबेसल सेल भैया जी यहाँ बन के तैयार हो चुकी होती है। और पहला डिवीजन कौन सा हुआ? ट्रांसवर्स हुआ। कैसा हुआ? ट्रांसवर्स हुआ। क्लियर? अच्छा, एक और डिवीजन होगा। अब जब डिवीजन होगा उसमें जो हाइपोबेसल जो नीचे वाली सेल है उसमें वर्टिकल डिवीजन होता है, और एपीबेसल में क्या होता है? एक और लेटरल डिवीजन होता है, या हॉरिजॉन्टल डिवीजन आप मान सकते हो, ट्रांसवर्स डिवीजन भी आप बोल सकते हो, आपको जो अच्छा लगे आप बोलिए। क्लियर? अच्छा, जब ऐसा होगा तो हाइपोबेसल सेल भी कितनी बन जाएंगी? दो बन जाएंगी, और एपीबेसल सेल भी कितनी हो जाएंगी? दो हो जाएंगी। ठीक है, तो
अब जो एपीबेसल सेल दो हो जाती हैं, तो एक एपीबेसल ये रही और एक एपीबेसल ये रही, दो एपीबेसल हैं, क्योंकि एपीबेसल में कैसा ट्रांसफर होता है बेटा, ट्रांसवर्स, और हाइपोबेसल में कैसा होता है, इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल, या ये कह दो कि ऐसे वर्टिकल डिवीजन हो जाता है। तो ये दो सेल बन के तैयार हो जाती है, ठीक है। तो अब जो ये बन के तैयार हुआ, इट्स अ 4 सेल्ड प्रो एम्ब्रायो। क्या है ये है भाई 4 सेल्ड प्रो एम्ब्रायो, 4 सेल, 4 सेल का ये प्रो एम्ब्रायो जो बन के तैयार हुआ, ठीक है। अब इनमें सेल्स का नाम होता है कि जो ऊपर वाली सेल्स होती हैं ये कहलाती सस्पेंसर सेल्स। क्या कहलाती हैं? सस्पेंसर सेल्स, ठीक है। ये कहलाती हैं क्या? ये कहलाती हैं सस्पेंसर सेल्स। और जो नीचे वाली सेल्स होती हैं ये कहलाती हैं एम्ब्रियोनल सेल्स। क्या कहलाती हैं? ये जो है या ये जो है ये कहलाती हैं एम्ब्रियोनल सेल, ठीक है। तो इतनी बात हमने करी कि एक्चुअल में जाइगोट में एक ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, ऊपर के साइड एक छोटी सेल बनती है, नीचे साइड एक बड़ी सेल बनती है। ऊपर वाली सेल जो होती है वो एपीबेसल सेल होती है, नीचे वाली जो होती है वो हाइपोबेसल होती है। एपीबेसल में एक और ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, जबकि हाइपोबेसल में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है। तो हाइपोबेसल जब लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन करेगी तो अगल बगल दो सेल बनेंगे, दैट्स कॉल्ड द एम्ब्रियोनल सेल। और जो एपीबेसल सेल होती है जब वो ट्रांसवर्स डिवीजन करेगी तो दो सेल्स बनेंगी एक दूसरे के ऊपर, उनका नाम क्या होगा बेटा? सस्पेंसर सेल्स। क्या नाम होगा? सस्पेंसर सेल्स, ठीक है। डेवलपमेंट में हम लोग आ जाएंगे सीधा सीधा, एनसीईआरटी पे जब कूदेंगे तो वहां छटाक से चर्चा करके निकल जाएंगे, क्योंकि सारा का सारा बेसिक हम लोग यहां पर पढ़ चुके होंगे। क्लियर? अच्छा, इतनी बात अगर पल्ले पड़ गई तो थोड़ा सा हम लोगों को सरकना चाहिए, आगे आओ अपनी स्लाइड को थोड़ा सा और लेके चले नीचे भाई, ठीक है। देखो भाई अब क्या होता है कि जो ये स्ट्रक्चर बन चुका होता है, अब इसमें होने वाला क्या होता है, जो सस्पेंसर सेल्स होती हैं इनमें थोड़ा सा अनइक्वल डिवीजन होता है। तो अनइक्वल डिवीजन होने के बाद लगभग 6 से 10 सेल का स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाता है। और जो नीचे हाइपोबेसल सेल होती है ये भी क्या करेगी, एक और लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन करेगी। तो नीचे 2 हैं लेकिन बन कितनी जाएंगी? 4, और ऊपर कितनी बन जाएंगी? अनइक्वल से लगभग 6 से 10 सेल का लगभग स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाता है। और हम उसको नीचे यहाँ पर ऐसे हाईलाइट करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक है। अच्छा, जब ये स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ होगा जरा ध्यान दीजिएगा कि जो नीचे वाली सेल्स होंगी, देखो ये जो नीचे वाली सेल्स होंगी इनमें एक और लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हो। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन देखो हुआ कैसे होगा कि आपको ये 2 सेल सामने दिख रही है। मतलब इमेजिन करो कि ये मेरे पास एक बॉटल है, इसको मैंने सामने से काटा, तो सामने से जब काटा तो आपको लेफ्ट और राइट में 2 सेल नजर आ रही होंगी, क्लियर बात। लेकिन फिर हमने इसको ऐसे काट दिया तो 2 सेल जस्ट पीछे भी तो बन जाएंगी। तो टोटल कितनी सेल हो गई? टोटल भाई साहब 4 सेल हो गई। कितनी हो गई? 4 सेल। तो यहां पर जो एम्ब्रियोनल सेल है उस एम्ब्रियोनल सेल में एक और लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ है, बट पहले डिवीजन के 90 डिग्री पे हुआ होगा। तो इसलिए लगभग कितनी सेल बनके तैयार होंगी? टोटल यहां पर 4। तो मैं 2 न्यूक्लियस लाल दिखा दे रहा हूं, 2 न्यूक्लियस मैं ब्लैक दिखा दे रहा हूं। टोटल कितनी है यहां पर? ये 4 सेल बनके तैयार होंगी, क्लियर। अच्छा, अब ऊपर के साइड जो ये सस्पेंसर सेल्स होंगी ये लगभग कुछ बड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेंगी, जहां पर लगभग 6 से 10 सेल्स मौजूद होती हैं। देखो एक सेल मैंने बना दी, ऐसे दूसरी बना दी, ऐसे तीसरी बना दी, चौथी बना दी, 5वीं हो गई और ये 6ठी हो गई। तो ये लगभग स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाता। अब जो स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ है, ये जो पूरा सा स्ट्रक्चर ये वाला बन के तैयार हुआ है, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है बेटा क्या? सस्पेंशन। क्या बोला जाता है? सस्पेंशन। सस्पेंशन कितना? लगभग 6 से 10 सेल्ड का होता है। कितना होता है? 6 से 10 सेल्ड का स्ट्रक्चर होता है, क्लियर बात। लेकिन जो नीचे स्ट्रक्चर बनके तैयार हुआ है, जो नीचे वाला स्ट्रक्चर बनके तैयार हुआ है, ये कितने सेल्स हैं? टोटल यहाँ पर 4 सेल है, क्योंकि जो ये हाइपोबेसल सेल शुरुआत में रही थी, हाइपोबेसल से ये एम्ब्रियोनल सेल्स बनके तैयार हुई हैं। तो एम्ब्रियोनल सेल टोटल कितनी है यहाँ पर? एम्ब्रियोनल सेल टोटल यहाँ पर 4 हैं अभी, क्लियर बात। अच्छा, 4 हैं, और इस एम्ब्रियोनल सेल में जो नीचे वाले सेल हैं इनमें अगर एक ट्रांसफर डिवीजन और कर दिया जाए तो टोटल कितनी हो जाएंगी? ये 8 सेल्स। कितनी हो जाएंगी? 8 सेल। अभी भी जो ये एम्ब्रायो है ये कितने सेल का है? ये 4 सेल का ही है। जो नीचे वाले एम्ब्रायोनिक सेल्स हैं वो कितनी है? अभी भी टोटल 4 ही हैं, ठीक है। उत्तम कुमार, हेलो बेटा, हेलो, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? सब बढ़िया। देखो अब जो इस सस्पेंसर में 2 तरह की सेल्स होती हैं। ये ऊपर वाली सेल जो होगी ये कहलाएगी बेटा टर्मिनल सेल। क्या कहलाएगी? टर्मिनल सेल, क्लियर बात। अब जो टर्मिनल सेल होती है इसका नेचर होता है क्या? हॉस्टोरियल, कि ये अटैच होकर न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने का काम करती है। तो ये टर्मिनल सेल जो होती है इट इज द हॉस्टोरियल इन नेचर। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, इट इज हॉस्टोरियल इन नेचर, ठीक है। अगर आप दिख नहीं रहा हो तो मैं मेंशन कर दे रहा हूं यहां पर, इधर साइड में लिख दूंगा, ठीक है। देखो भाई इधर वाला थोड़ा सा सरका के ले आते हैं, थोड़ा सा दिखना चाहिए भाई, ठीक है। आ जाओ, थोड़ा और साइड में आ जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो इट इज़ हॉस्टोरियल इन फंक्शन। इसका फंक्शन कैसा है?
इट इज़ हॉस्टोरियल इन्फेक्शन। ठीक है, मैं मेंशन कर दे रहा हूँ यहाँ पर कि जो टर्मिनल सेल होगी, हाँ सब ठीक ठाक, तब तो यार मज़ेदार बात है भाई। ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई भी ठीक ठाक चलनी चाहिए अगर आप बिल्कुल ठीक ठाक हो। क्लियर? अच्छा, जो नीचे वाली सेल होती है उसको बोलते हैं बेटा हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं? हाइपोफाइसिस। ठीक है, अब इस हाइपोफाइसिस की बात करोगे तो ये आगे जाकर बेटा रेडिकल बनाएगी। क्या बनाएगी? आगे जाकर रेडिकल बनाएगी। रेडिकल जब बनाएगी तो चर्चा हम लोग रेडिकल की आगे कर लेंगे। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आ गई तो मजे मजे में हम लोगों को थोड़ा आगे चलना चाहिए। अब देखो नीचे वाल जो ये एम्ब्रियोनल सेल थी, मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर फिर से, दीज आर एम्ब्रियोनल सेल्स। ठीक है, तो ये जो एम्ब्रियोनल सेल्स हैं, अब इसमें क्या होगा? ट्रांसवर्स डिवीजन। ऑलरेडी कितनी है टोटल? ये 4 न्यूक्लियस या 4 सेल्ड वाला स्ट्रक्चर जो है, जो कि एम्ब्रियोनल स्ट्रक्चर या एम्ब्रियोनल सेल्स हैं, अब इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होगा तो टोटल कितनी बन जाएंगी? 8। कितनी बन जाएंगी? 8। तो 8 जो बनाने वाले हैं, जरा उस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा, दिल थाम के देखिएगा। बढ़िया से स्ट्रक्चर एक और हम लोग सामने बनाने जा रहे हैं, ध्यान देना भाई। ठीक है, तो जो 8 बनी होंगी मैं ऐसे यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कि टोटल ये आपको दिख रही है सामने से कितनी दिख रही है? सामने से आपको 4 दिख रही है, और 4 क्या होंगी बेटा? बैकएंड में भी होंगी। तो बैकएंड वाला न्यूक्लियस में रेड कलर से बना दे रहा हूँ। कैसे बना दे रहा हूँ? रेड से। ठीक है, तो ये लगभग 8 सेल्ड का एम्ब्रायो बन गया। क्या बन गया? 8 सेल्ड एम्ब्रायो। 8 सेल्ड एम्ब्रायो। ठीक है, और उसके अलावा जो ऊपर स्ट्रक्चर था वो जैसा था वो वैसा ही है कि उसमें लगभग 6 से 10 सेल्स मौजूद थी सस्पेंसर की। उसमें टर्मिनल सेल हॉस्टोरियल इन नेचर थी, और जो हाइपोफाइसिस थी वो कैसी थी? वो रेडिकल था। ठीक है, आगे जाकर क्या बनाएगा? वो रेडिकल बनाने वाला है। तो ये चर्चा जो एक्चुअल में बन के आया, ये ऑक्टेट स्टेज कहलाती है। 8 सेल्ड का एम्ब्रायो है ना, इसी को बोलते हैं बेटा ऑक्टेट स्टेज। क्या बोलते हैं? ऑक्टेट स्टेज बोलते हैं। मतलब 8 सेल का एम्ब्रायो बनके तैयार हो जाता है। अच्छा, जब ये 8 सेल का एम्ब्रायो बनके तैयार होता है तो यहाँ पर लेयर के अंदर लेयर्स क्या होती हैं? डिवाइड होना चालू कर जाती हैं। और जब लेयर के अंदर लेयर सेल्स डिवाइड होना चालू कर जाती हैं तो जरा देखो अब क्या बनने वाला है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बस हम लोग फाइनल अपने स्ट्रक्चर पे आने वाले हैं जो हमें एनसीईआरटी ने पेश किया है। क्लियर बात? अच्छा, जब हम लोग अंदर वाले स्ट्रक्चर में आएंगे तो जो 8 सेल्स बनी थी, ये 8 सेल्स इतना डिवाइड करती हैं कि 3 लेयर में क्या हो जाती है? अरेंज हो जाती है। क्या हो जाती हैं? 3 लेयर में अरेंज हो जाती हैं। अब जो 3 लेयर में अरेंज हुई थी, आप जरा देख लो कि पहले इस तरह से बना लेते हैं। तो ये सबसे अंदर वाली लेयर हो जाएगी, फिर एक और लेयर हो जाएगी, और एक सबसे बाहर की तरफ लेयर हो जाएगी, और सब में न्यूक्लियस मौजूद हैं। ठीक है, अब ये 3D स्ट्रक्चर होगा, बट हम लोग यहाँ पे 2D बना के ही दिखा पा रहे हैं, और उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर बना होगा वो स्ट्रक्चर अभी भी ऐसा ही पड़ा हुआ है। अब इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे ही नॉर्मली ड्रॉ कर दे रहा हूँ कि लो भाई ये बन के तैयार हो गया। ठीक है, ये इसके न्यूक्लियस दिखा रहे हैं। अब जो ये तीनों लेयर बन के तैयार हुई, एक्चुअल में इन तीनों लेयर को नाम दे दिया जाता है, जिसमें सबसे बाहर वाली जो लेयर होगी, जो एम्ब्रायो की सबसे बाहर वाली लेयर होगी, इसका नाम होगा बेटा डर्मेटोजन। क्या नाम होगा? डर्मेटोजन। ये आगे जाकर एपिडर्मिस बनाएगी। उसके अलावा जो दूसरी वाली है दैट्स द पेरीबिलम। क्या होगी? पेरीबिलम। ये सब क्या बनाती है? ग्राउंड टिश्यूज़ बनाती है। और जो प्लियोरोम इलियोरोम होंगी, ये सब बेटा जाके वस्कुलर टिश्यूज़ बनाएंगी। ये कैम्बियम एमडम इस स्ट्रक्चर का आगे जाकर फॉर्मेशन करने वाली है। हम इनकी कोई चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि होता यह है कि कुछ समय के बाद इस एम्ब्रायो में एक ग्रूव, एक गड्ढा बनने लगता है। ठीक है, तो जब ये ग्रूव बनेगा तो उस ग्रूव को जरा देखो कि ग्रूव कैसा लगेगा। अब हमें जो अब लेना देना होगा वो हमें इस आखिरी वाले स्ट्रक्चर से लेना देना होगा जो हम लोग लास्ट में बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो जब ये ग्रूव बन के तैयार होगा तो जो ये एम्ब्रियोनल सेल है, जो तीनों लेयर डर्मेटोजन, पेरीबिलम और प्लियोरोम जो बन के तैयार हुई हैं, जब ये ग्रूव बनेगा तो आप जरा देख लो, ये ग्रूव कुछ इस तरह से बन के तैयार होगा। तो ये तीनों लेयर्स कुछ इस तरह से पड़ी हुई होंगी। तो आपने ग्रूव जो है वो बना दिया। देखो खांचानुमा स्ट्रक्चर बना दिया, ये इट इज़ कॉल्ड ग्रूव। ये क्या दिख रहा है? ग्रूव। अगर मेरे पीछे है तो उसको थोड़ा सा सरका के हम लोग आगे लेकर आ जाते हैं। आओ भैया, ठीक है, ये देखो अब ये जो ग्रूव बन के तैयार हो गया, दैट्स द ग्रूव। ठीक है, ये ग्रूव है, और उसके ऊपर की जो सेल्स हैं वो ऊपर ही मौजूद हैं। हम उनकी कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, ये सब ऊपर सेल्स पड़ी होंगी, हम इनकी कोई बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये तो नीचे का स्ट्रक्चर जो बन के तैयार हुआ, इट्स अ हार्ट शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो इट्स अ हार्ट शेप एम्ब्रायो। क्या है ये है हार्ट शेप एम्ब्रायो। ठीक है, तो यहाँ पर कई सारे नाम दिए जाते हैं। ठीक है, हार्ट शेप एम्ब्रायो बन जाता है, और उसके अलावा कहीं पर ग्लोबुलर फॉर्म में रह जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पर ग्लोबुलर फॉर्म कॉमन होती है, कहीं पर हार्ट शेप होती है। अब होता ये कि ये ग्रूव इतना बनता है कि ये एम्ब्रायो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये ग्रूव जो बना ये इतना क्लीव अंदर जाएगा
कि ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद ये क्या बना देगा बेटा जी, ये दो कॉटिलिडन्स बना देगा। क्या बना देगा? दो कॉटिलिडन्स बना के तैयार कर देगा। और इन दोनों कॉटिलिडन्स के बीच में क्या रहता है कि ये एम्ब्रियोनल एक्सिस रहती है। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस अंदर की साइड पड़ी रहेगी, हम उसकी कोई अभी चर्चा नहीं करेंगे, डायग्राम पे पहुंचेंगे तो वहां पे दिखा देंगे। और ये पहला कॉटिलिडन रहा और ये क्या रहा? दूसरा कॉटिलिडन रहा। इसका मतलब अगर कॉटिलिडन यहाँ पर दो बन के तैयार हो गए, इसका मतलब ये डाइकॉट है। क्या है? डाइकॉट है। अगर मोनोकॉट होता तो क्या होता? एक ही कॉटिलिडन बन के तैयार होता। इसमें ये आप दिखा रहे हो क्या? इट्स अ रेडिकल। आपने जो स्ट्रक्चर बनाया था इसमें आपने जो नीचे के साइड सेल बनाई थी, याद होगा अभी हम लोग पीछे बना कर आए कि एक आपने टर्मिनल सेल बनाई थी, है ना, और एक जो कि हॉस्पिटल नेचर थी, और आपने एक यहाँ पर बनाई थी जैसा, जो कि आगे जाकर क्या बनाएंगे? रेडिकल बनाएगी। याद है नहीं याद है? इस सेल को नाम दिया था क्या आपने? हाइपोफाइसिस। क्या नाम दिया था? हाइपोफाइसिस। तो हाइपोफाइसिस कैसी बनाती है बेटा? ये आगे जाकर बनाती है रेडिकल। तो ये रेडिकल हो गया। और ये जो नीचे वाला टिप होने वाली है दैट्स द प्लेम्यूल। क्या होता है ये होता है प्लेम्यूल। ठीक है, तो प्लेम्यूल और रेडिकल की बात। अब ये प्लेम्यूल रेडिकल क्या क्या बनाएंगे इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट था जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है, हम लोगों ने इसको शॉर्ट में समझाने की कोशिश तो करी, लेकिन अच्छा खासा बड़ा तगड़ा सा डायग्राम बन के तैयार हो गया कि ये भैया इस तरह से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा था यहाँ पर। क्लियर बात कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब हुआ तो जाइगोट से किस तरह से बनते बनते चला गया, और ये हार्ट शेप स्ट्रक्चर और ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर कब बन के तैयार हो गया, तो हम लोगों ने ये सब यहाँ पर बना डाला। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, अगर ये बात समझ में आई तो हम लोगों को थोड़ा सा कूदना चाहिए कहाँ पर? एनसीईआरटी के पास, क्योंकि हम लोग लाइन टू लाइन की बात कर रहे थे कि हम लोग बिल्कुल जो पढ़ाई कर रहे हैं वो एकदम लाइन टू लाइन होते हुए चल रहे हैं। क्लियर बात? और लाइन टू लाइन आई थिंक ये यूट्यूब पे पहली बार है कि कोई टीचर लाइन टू लाइन एनसीईआरटी लेकर चल रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से एनसीईआरटी की एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी। क्लियर बात? आओ जल्दी से एनसीईआरटी को हम लोग देख लेते हैं, लेकिन अभी स्ट्रक्चर जो हमारे पास ये बना हुआ है इसकी चर्चा करेंगे। क्लियर बात? अच्छा, कह रहे जो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रायो सैक। ऑलरेडी हम लोग एम्ब्रायो सैक बना चुके थे। एम्ब्रायो सैक के जो माइक्रोपाइलर एंड होगा वहीं पर सब कुछ पड़ा होगा, क्योंकि एग सेल वहीं पर होता है, और एग सेल ही फर्टाइल हुआ था तो जाइगोट बना। तो जाइगोट का डेवलपमेंट ओव्यूल के माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है, कहेंगे जहां पर जाइगोट क्या था बेटा? सिचुएटेड था। फिर ज़्यादातर जाइगोट जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं ओनली आफ्टर द सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। ठीक है, आपको मालूम था कि एंडोस्पर्म जो होता है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, तो खाना पीना कहाँ से आएगा? तो वो यहीं से आने वाला था। इसका मतलब जब थोड़ा बहुत अमाउंट एंडोस्पर्म का बन चुका होता है तब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होता है बेटा? शुरू होता है। क्लियर बात? देखिए, दिस इज एन एडॉप्टेशन टू प्रोवाइड द अश्योर्ड न्यूट्रिशन, है ना, मतलब पहले से तय कर लेता है भैया अगर एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा तभी हमारा होने वाला है, क्योंकि ये इस बात को तय कर रहा होता है कि हमारे डेवलपमेंट के दौरान अलीशा, हेलो बेटा, हेलो, क्या हाल चाल बेटा? सब बढ़िया है? चलो ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जब कभी भी हम लोग डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो हमें ये एश्योरिटी चाहिए, मतलब एश्योरिटी हमें नहीं चाहिए, एक्चुअल में एम्ब्रायो को चाहिए कि भैया जब ये थोड़ा बन जाएगा तब हम शुरू करेंगे, क्योंकि खाने के लिए पहले से कुछ होना चाहिए, है ना। खाना पीना है नहीं, डेवलपमेंट चालू कर देंगे तो समस्या हो जाएगी उसको। क्लियर? ठीक है, तो इसीलिए नहीं तो सर्वाइवल पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कह रहे एक तरह का एडॉप्टेशन है जो कि अश्योर्ड न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है डेवलपिंग एम्ब्रायो को। क्लियर बात? कहेंगे दो द सीड्स डिफर ग्रेटली। क्लियर बात? तो सीड भी अलग अलग तरह के हो जाएंगे। कहेंगे द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रायो डेवलपमेंट, इसको बोला गया क्या? एम्ब्रायोजेनी। इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा कि एम्ब्रायोजेनी क्या होता है। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की जो अर्ली स्टेजेस हैं उन्हीं की बात कर रहा है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं? एम्ब्रायोजेनी। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो हम लोग पढ़ रहे हैं एक्चुअल में आप बोल सकते हो दैट्स एम्ब्रियोजेनी। तो एम्ब्रायोजेनी की जो शुरुआत कंडीशंस होती हैं, कहेंगे यहाँ पर मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों क्या होते हैं बेटा? दोनों ही सिमिलर होते हैं। क्लियर बात? कहेंगे डिपिक्ट द स्टेज ऑफ एम्ब्रायोजेनी इज द डाइकोटिलेडन एम्ब्रायो। कहेंगे द जाइगोट गिव राइट टू द प्रो एम्ब्रायो एंड सबसीक्वेंशियली गो टू द ग्लोबुलर हार्ट शेप स्टेज एंड द मैच्योर एम्ब्रायो। ये किसकी केस इसने बोला? इसने बोला डाइकॉट में। तो डाइकॉट में ऐसा ही होता है कि ग्लोबुलर शेप में जाएगा, फिर हार्ट शेप में जाएगा, फिर क्या बना देगा? फिर बेटा प्रो एम्ब्रायो बना देगा। क्या बना देगा? प्रो एम्ब्रायो बना देगा। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। मेरी बात समझे नहीं समझे? कि जब कभी भी डाइकॉट एम्ब्रायो की बात करोगे तो डाइकॉट एम्ब्रायो में हार्ट शेप स्टेज भी देखने को मिलेगी, एंड देन फाइनल क्या हो जाएगा बेटा? मैच्योर एम्ब्रायो बनके तैयार हो जाएगा। क्लियर? अब कह रहे हैं एक अगर नॉर्मल डाइकॉट एम्ब्रायो की बात करो, कहेंगे उसके पास एम्ब्रियोनल एक्सिस भी होती है और दो कॉटिलिडन्स होते हैं, जैसा कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर समझा था। एक डायग्राम हम लोगों ने देखो ये बनाया है कि ये क्या होता है?
ये रेडिकल भी होता है और क्या होते हैं इसके पास भैया, दो कॉटिलिडन्स भी होते हैं। क्या होते हैं, दो कॉटिलिडन्स हैं। और ये एक एम्ब्रियोनल एक्सिस है जिसपे प्लम्यूल रेडिकल लगे हुए हैं, इसको ही क्या बोला जाएगा बेटा, इसको ही बोला जाएगा एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या बोला जाएगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या मेरी बात पल्ले पड़ी आपको कि एम्ब्रियोनल एक्सिस पे ही क्या होता है बेटा, प्लम्यूल और रेडिकल होता है। तो कहते हैं कॉटिलिडन्स के ये जो स्ट्रक्चर बनाया ये मैंने उल्टा बनाया, इसको आप सीधा कर लोगे तो प्लम्यूल रेडिकल की पोजीशन जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। मेरी बात समझने से, ये स्ट्रक्चर जो हम लोग बना रहे थे ये उल्टा डेवलप कर रहे थे, इसको तुम सीधा कर लोगे तो क्या हो जाएगा, प्लम्यूल रेडिकल की पोजीशन बदल जाएगी। और प्लम्यूल रेडिकल जो होते हैं ये किसका हिस्सा होते हैं, ये बेटा एम्ब्रियोनल एक्सिस का हिस्सा होते हैं। किसका होते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस का। इसी एम्ब्रियोनल एक्सिस को टाइजिलम नाम भी दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, टाइजिलम नाम भी दे दिया जाता है। क्या ये बात पल्ले पड़ी है आपको, ठीक है। बात सारी हजम हो जानी चाहिए क्योंकि हम लोग एक एक बात लाइन लाइन लेके चल रहे हैं। क्लियर बात। जब बात शुरू करी थी तो मैंने कहा था कि हम लोग पहले एक्सप्लेन करेंगे then हम लोग एनसीईआरटी पे आ जाएंगे। अब देखो होता क्या है कि वो जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया था वो उल्टा बनाया था, आप उसको सीधा करो। तो आप जब उस स्ट्रक्चर को सीधा करोगे तो पलट के बना देते हैं। क्या बना देते हैं, पलट के बना देते हैं। क्लियर बात। आओ जरा पलट के बना दें। इसी स्ट्रक्चर को क्या कर दो भाई, रिवर्स कर दो। क्या कर दो, रिवर्स कर दो। जब तुम इस स्ट्रक्चर को रिवर्स करोगे तो ये रहे कॉटिलिडन्स, ये रहे एक कॉटिलिडन, ये रहा क्या दूसरा कॉटिलिडन। और जो आपकी एम्ब्रियोनल एक्सिस थी उसको घुमा दो रख के। तो जब घुमाओगे एम्ब्रियोनल एक्सिस तो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस ये इस तरह से बना दो भाई। अब जरा देखो होता क्या है, जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है उसके पार्ट का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो कॉटिलिडन के ऊपर ये जो है ये इन्वर्टेड है, ये मैं बोल दे रहा हूं बार बार कि बेटा ये इन्वर्टेड बना है, ठीक है। अब रिवर्ट कर रहे हैं, इसको सीधा कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बोलते हैं कि जो ये कॉटिलिडन्स होते हैं और ये आपकी क्या है, ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस। शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख दे रहा हूँ ई ए। क्या लिख दे रहा हूँ मैं इसको, ई ए। दैट्स अ एम्ब्रियोनल एक्सिस। मैं इसको यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। तो ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस आप यहाँ पर देख रहे हो, इसमें कॉटिलिडन के ऊपर का जो हिस्सा है, एम्ब्रियोनल एक्सिस में कॉटिलिडन के ऊपर का जो हिस्सा होता है ये कहलाता है बेटा क्या, एपिकोटाइल। क्या कहलाता है, एपिकोटाइल। और कॉटिलिडन के नीचे का जो हिस्सा, इसको अगर नीचे हिस्से की बात करोगे तो कॉटिलिडन के जो नीचे का हिस्सा होता है ये कहलाता है हाइपोकोटाइल। क्या कहलाता है, हाइपोकोटाइल। तो एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल तो आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा। क्लियर। अच्छा, अब जो एपिकोटाइल की टिप होती है उसी को बोला जाता है प्लम्यूल। क्या बोला जाता है, प्लम्यूल। क्लियर। क्या बोला जाएगा, प्लम्यूल। और हाइपोकोटाइल की जो टिप होती है, हाइपोकोटाइल की जो टिप होती है इसको बोलते हैं क्या बेटा, रेडिकल। क्या बोलते हैं, रेडिकल। तो आपको समझ में आया होगा कि एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो हिस्सा जो कॉटिलिडन के ऊपर होता है उसे बोलते हैं एपिकोटाइल, और एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो हिस्सा जो कॉटिलिडन के नीचे होता है उसे बोलते हैं हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल की जो टिप होती है उसे बोलते हैं प्लम्यूल, और हाइपोकोटाइल की जो टिप होती है उसे बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलते हैं, रेडिकल। क्या ये बात आपको पल्ले पड़ गई, बात पल्ले पड़ गई तो मजा आ जाना चाहिए, क्योंकि प्लम्यूल आगे जाकर किसको अराइज करेगा, शूट को, जबकि रेडिकल आगे जाकर अराइज करेगा किसको, रूट को। क्या ये बात भी आपको समझ में आई कि कॉटिलिडन के ऊपर जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है उसे बोलते हैं एपिकोटाइल, और कॉटिलिडन के नीचे जो होती है उसे बोलते हैं हाइपोकोटाइल। जब आप इस स्ट्रक्चर को सीधा बनाओगे तब इसको समझना। मेरी बात समझे नहीं समझे, ठीक है। अच्छा, अब जो एपिकोटाइल की टिप होती है उस टिप को बोलते हैं क्या, प्लम्यूल, और हाइपोकोटाइल की जो टिप होती है उसे बोलते हैं रेडिकल। क्लियर। अच्छा, जो प्लम्यूल होता है ये आगे जाकर एम्ब्रायो के केस में तो प्लम्यूल है, लेकिन जब ये जर्मिनेट करेगा तो क्या बनाएगा, शूट। लेकिन जब कभी भी रेडिकल जर्मिनेट करेगा तो आगे जाकर क्या बनाएगा, रूट। क्लियर बात। ये हम लोगों ने धाकड़ एकदम इंपॉर्टेंट बातें कुछ कर ली हैं, इन इंपॉर्टेंट बातों का ख्याल रखिएगा। मेरी बात पल्ले पड़ गई आपको, बात पल्ले पड़ी तो हम लोगों को आगे चलना चाहिए। क्लियर। आ जाओ भाई। अब कह रहे हैं, कहेंगे जो पोर्शन होता है ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो कॉटिलिडन के ऊपर होता है उसे बोलते हैं एपिकोटाइल, और एपिकोटाइल की जो एंडिंग होती है, जो टिप होती है, उसी को बोलते हैं क्या, प्लम्यूल। क्या बोलते हैं, प्लम्यूल, या उसी को बोला जाएगा बेटा स्टेम की टिप, क्योंकि शूट यही तो बनाएगा, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, स्टेम टिप। कह रहे हैं जो सिलेंड्रिकल पोर्शन नीचे साइड होता है, किसके नीचे, कॉटिलिडन के नीचे, मतलब एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो हिस्सा जो कॉटिलिडन के नीचे आ रहा होगा
उसको बोला जाएगा हाइपोकोटाइल। क्या बोला जाएगा? हाइपोकोटाइल। अब कहेंगे हाइपोकोटाइल जो होता है उसका जो लोअर एंड होता है, टिप होती है, उसे बोलते हैं रेडिकल, जो कि क्या कहलाती है बेटा? रूट टिप, क्योंकि फ्यूचर में क्या बनाएगी ये जाकर? रूट बनाएगी। क्लियर बात? लेकिन जो रूट टिप होती है उस रूट टिप पे एक कैप नुमा स्ट्रक्चर भी लगा रहता, उसे बोल देते हैं भैया जी क्या? रूट कैप। क्या बोल दिया जाता? रूट कैप। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? इतनी बात क्लियर है तो मज़ा तो आएगा भाई, क्योंकि थोड़ी सी बातें और बची हैं और जल्दी से चैप्टर भी समाप्त होने वाला है। फिर क्वेश्चन की चर्चा होगी और नए चैप्टर को हम लोग शुरू भी कर लेंगे, ठीक है। और साथ साथ में हम लोगों को केमिस्ट्री भी पढ़नी होगी। हाँ, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि हम लोग इसी हफ्ते के अंदर राउल्स लॉ और साथ साथ में हेनरी लॉ भी पढ़ने वाले हैं। बट हमने आपको आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन में डिफरेंसेस बहुत अच्छे से सिखा रखे थे। अगर आपको याद हो तो कि मैंने कैसे पढ़ाया था वो आइडियल और नॉन आइडियल, और कैसे याद कराए थे हमने मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप एक मिक्सचर, याद है? याद है? एग्जाम्पल के साथ मैंने बताए थे, अगर आप लोग उस लाइव में मौजूद थे। क्लियर? आ जाओ भाई, पानी पी लेते हैं फिर चालू करते हैं। चलो भाई, अब कह रहे हैं जो इम्ब्रायो होते हैं किसके बेटा? मोनोकॉट के। किसके? मोनोकॉट के। कहेंगे उनके पास एक ही कॉटिलिडन होता है, इसलिए तो उनको क्या बोला जा रहा है बेटा? मोनोकॉटिलिडनस। क्या बोला जा रहा है? मोनोकॉटिलिडनस, क्योंकि उनके पास कितना कॉटिलिडन होता है भैया जी? एक ही होता है, ठीक है। कह रहे अगर ग्रास फैमिली की बात करें, ग्रास फैमिली का मतलब बेटा पोएसी या ग्रेमिनी फैमिली, है ना? लिख दे रहे हैं हम यहाँ पर, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोला जाता है बेटा ग्रेमिनी फैमिली, ठीक है। ग्रेमिनी बोल लो या इसी को क्या बोल दो बेटा? पोएसी। क्या बोल दो? पोएसी फैमिली, ठीक है। तो याद रखिएगा, घास वास की जो फैमिली होती है वो क्या कहलाती है? पोएसी, या उसी को कहते हैं क्या? ग्रेमिनी। क्लियर बात याद रहनी चाहिए आपको। कहेंगे इन ग्रास फैमिली जो कॉटिल्डन होता है बेटा, जो कॉटिल्डन होता है वो शील्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं बेटा क्या? स्क्यूटलम। क्या बोलते हैं? स्क्यूटलम। हेलो सर व्हाट इज इमैस्कुलेशन? इमैस्कुलेशन मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा था। इमैस्कुलेशन मैंने आप लोगों को पहले बता रखा था कि बाइसेक्सुअल फ्लावर से एंथर को रिमूव कर दिया जाए बड कंडीशन में, मतलब उसके मैच्योर होने से पहले। क्लियर बात? रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर इन बड कंडीशन बिफोर इट्स मैच्यूरेशन। अंग्रेजी में भी मैंने बता दिया, हिंदी में भी मैंने बता दिया कि इमैस्कुलेशन क्या होता है। ये फैमिली का नाम डिसाइड कौन करता है? क्लियर बात? अच्छा, आप लोगों ने आईसीबीएन का नाम सुना है? आईसीबीएन नाम सुना है? आईसीजेडएन सुना है? ये सब सुना है? सुना है? नहीं सुना है? आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ाया था मैंने, याद है? नहीं याद है? ये सब बेटा इंटरनेशनल एसोसिएशंस होती हैं, ठीक है। ये सब इंटरनेशनल काउंसिल्स होती हैं, बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। और ये सब का सब जो सिस्टम होगा ये सब लैटिनाइज सिस्टम है, ठीक है। और ये सब डिसाइड करने का अधिकार नहीं लोगों को होता है। मेरी बात समझ? जैसे आपने IUPAC सुना होगा केमिस्ट्री में, उसी तरह से सब बायोलॉजी और ज़ूलॉजी और बॉटनी में मिल जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? चलो भाई, हाँ, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, दीज आर द काउंसिल्स। ये क्या है? ये सब बड़ी बड़ी काउंसिल्स हैं जो ये सब डिसाइड करेंगे भैया। ये सब यही सब कोड्स प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर? ये आपने एक चैप्टर में पढ़ रखा होगा, उस चैप्टर का नाम था क्या? लिविंग वर्ल्ड। क्या नाम था? लिविंग वर्ल्ड। याद आया? नहीं याद आया? हाँ, ICZN का भी मालूम है? नहीं मालूम है? दैट द इंटरनेशनल कोड फॉर ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। दीज आर द बड़ी बड़ी इंटरनेशनल काउंसिल्स हैं, ये सब डिसाइड करेंगे भैया किसका नाम क्या होना चाहिए। क्लियर बात? हाँ, आप पढ़ लिख के जाओगे तो आप भी इस काउंसिल का हिस्सा बन सकते हो भाई, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई सब कुछ करवा सकती है ना। आप भी बनो हिस्सा, आप भी जाके नाम तय करो जाके सबके साथ में। तो कह रहे हैं जो ग्रास फैमिली होती है, यहाँ पे जो कॉटिलिडन्स होते हैं उसको बोला गया स्क्यूटेलम। कहेंगे जो कि सिचुएटेड होता है कहाँ पर? टुवर्ड्स द वन साइड। और वन साइड भी कौन सा होगा बेटा? लेटरल। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट का पूछा गया सवाल है कि जो स्क्यूटेलम होता है, ये स्क्यूटेलम लेटरल होता है, डोर्सल होता है, वेंट्रल होता है, इंटीरियर होता है, पोस्टीरियर होता है, क्या होता है? तो सीधा जवाब था हाँ, क्लास 11 में बेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो लेटरल होता है। क्लियर बात?
किसके? एम्ब्रियोनल एक्सिस के। अब आपको जरा मैं दिखा दूं, आओ जरा एनसीईआरटी में इसके दर्शन करा दूं। देखो ये रहा भैया स्क्यूटलम, ठीक है, ये देखो क्या रहा, ये रहा देखो भैया स्क्यूटलम। क्लियर बात? तो ये मोनोकॉट ग्रास का एम्ब्रायो बना हुआ है, तो ये स्क्यूटलम है जो कि शील्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हाँ बेटा बिल्कुल, साइंटिस्ट होते हैं बेटा, ये सब पढ़ लिख के जाते हैं पीएचडी करके, पीएचडी होल्डर्स, जो कि इंटरनेशनल काउंसिल डिसाइड करेगी भैया कौन होगा कौन नहीं होगा हमारे साथ। क्लियर बात? तो ये स्क्यूटलम है। और आप जरा देखो कि इसमें दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसमें जो रेडिकल होता है, रेडिकल, ठीक है, रेडिकल के नीचे रूट कैप होगा और इस पूरे हिस्से को ढकने के लिए, कवर करने के लिए एक स्ट्रक्चर होगा, दैट्स द कोलियोराइजा। क्या कहलाएगा? कोलियोराइजा। क्या कहलाएगा? कोलियोराइजा। क्लियर बात? अच्छा, उसके अलावा एक स्ट्रक्चर और आप देख रहे होगे कि जो शूट एपेक्स होती है, ये शूट एपेक्स, शूट एपेक्स समझ गए ना बेटा, यही बनाएगी क्या? प्लम्यूल। क्या बनाएगा? यही क्या होगा? ये प्लम्यूल होगा। क्लियर बात? और इस प्लम्यूल को जो कवर अप करेगा वो कहलाएगा क्या? कोलियोप्टाइल। क्या कहलाएगा? कोलियोप्टाइल। तो डायग्राम बस आपको ध्यान रखना है, इसमें कोलियोप्टाइल क्या है, कोलियोराइजा क्या है, ठीक है। कोलियोराइजा जो होता है बेटा, रूट जो रेडिकल पार्ट होता है, उस रेडिकल पार्ट की शील्डिंग पार्ट होता है या कवरेज होता है। जो कोलियोप्टाइल होता है वो किसका होता है? वो प्लम्यूल या शूट एपेक्स की कवरिंग होती है, या उसके ऊपर शील्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। सिंगल कॉटिलिडन होता है जो कि लेटरल होता है। कैसा होता है? एक ही कॉटिलिडन है जो कि लेटरल है, उसका नाम क्या है? स्क्यूटलम। इंपॉर्टेंट नाम था, याद रखिएगा। और उसके अलावा इसमें एक टंग लाइक स्ट्रक्चर भी पाया जाता है, इसे बोल देते हैं क्या बेटा? एपीब्लास्ट। क्या बोल देते हैं? एपीब्लास्ट। ठीक है, तो ये चर्चा समाप्त हुई। उसके अलावा आप जरा देखो कि यहाँ पर ये डाइकॉट है, तो इसमें एक कॉटिलिडन ये रहा और दूसरा कॉटिलिडन ये रहा। क्लियर बात? उसमें देखो ये ऊपर वाल दिख रहा है, ये प्लम्यूल, ये प्लम्यूल क्या बनाएगा? ये बेटा शूट बनाएगा। नीचे दिख रहा है आपको क्या? ये रेडिकल, ये क्या बनाएगा? ये आगे जाकर रूट बनाएगा। उसके अलावा ये रही रूट कैप। ठीक है, अब हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल आपको समझ में आ गया होगा, और कॉटिलिडन की चर्चा मैं पहले कर चुका। सर जेनेटिक्स कब पढ़ाएंगे? बेटा हम लोग इस यूनिट को जल्दी से समाप्त कर लें, आजकल में ये खत्म हो जाएगा। उसके अलावा फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन शुरू कर देंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे आ जाएंगे। देन उसके बाद पहुंचेंगे हम लोग कहाँ पर? देन उसके बाद पहुंचेंगे हम लोग जेनेटिक्स पे। ठीक है, जेनेटिक्स पे भी पहुंचेंगे भाई, जेनेटिक्स पे भी पहुंचेंगे, परेशान मत हो बेटा जी। हाँ बेटा, बेस पेयर जो होता है वो नेचुरली पेयरिंग की प्रॉपर्टी रखता है। आप सवाल पूछ रहे हो एमबीआई का, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का सवाल पूछ रहे हो कि एडेनिन हमेशा बेटा किससे जुड़ेगा? थाइमिन से ही जुड़ेगा। और ग्वानिन जो होगा वो हमेशा किससे जुड़ेगा? साइटोसिन से ही जुड़ता है। क्लियर बात? बॉन्डिंग जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, एडेनिन थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये नेचुरली प्रॉपर्टी होती है। ये बताओ कि हमारे अंदर जो नई सेल्स बन रही होती हैं, या सेल्स की रिपेयरिंग हो रही होगी, या डीएनए की रिपेयरिंग हो रही होगी, तो वहां बैठ के क्या हम लोग फेविकोल भेज रहे होते हैं कि चिपकाते रहो, या थूक से ही चिपका लेता है वो? ये क्या होता है? ये नेचुरल पेयरिंग की ही प्रॉपर्टी होती है। इसलिए क्या करते थे आपस में, क्या रहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना डेवलप कर लेते हैं कि साथ साथ में ये रहते हैं। ठीक है, तो ये चर्चा जब वहां की होगी तो इस चर्चा को हम लोग वहीं करेंगे चलकर। क्लियर बात? जब ये चर्चा होगी वहां पर तो बिल्कुल करेंगे। ठीक है, ठीक है। बेटा बैक्टीरियोफेज तो जस्ट ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज जस्ट क्या कर देता है? ट्रांसफर कर देता है, और उनके अंदर म्यूटेशन टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो म्यूटेशन जल्दी जल्दी करते हैं, बट म्यूटेशन यूजली वही बैक्टीरियाज करते हैं, सॉरी बैक्टीरिया बोल रहे हैं, वायरस यूजली वही करते हैं। बैक्टीरियोफेज एक्चुअल में क्या है? इट्स अ वायरस है। ठीक है, जो बैक्टीरिया को क्या करता है? अपना होस्ट बनाता है, या बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देता है। समझ में एक बात नहीं आई? बट इनके पास म्यूटेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। म्यूटेशन देखो बेस पेयरिंग पे भी डिपेंड करता है, और टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। बट बैक्टीरियोफेज में यूजली क्या होता है? डीएनए ही होता है, बट ये सिर्फ ट्रांसफर करते हैं। तो इसमें हम लोग कोई और बात नहीं करने वाले। हम लोग जब वहाँ पहुँचेंगे तो दिन दहाड़े बात करेंगे उसकी। ठीक है, हम लोग टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे नहीं तो भाई। ठीक है, आ जाओ भाई। तो इतनी चर्चा हम लोगों ने कर ली थी कि लोअर एंड पे होगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस पे होगा। कहेंगे एट इट्स लोअर एंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज आ रेडिकल, तो रेडिकल भी होगा। ठीक है, रूट कैप भी होगी, और उसको एनक्लोज करने के लिए एक अनडिफरेंशिएटेड शीथ होगी,
उसे बोलेंगे कोलियोराइजा। और उसी तरह से मैंने बोला था कि जो पोर्शन होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस का अबव द लेवल ऑफ द अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटुलम इज द एपिकोटाइल, क्या हो जाएगा, और कह रहे हैं एपिकोटाइल जो होता है ये शूट एपेक्स होती है और इसके पास कुछ लीफ प्राइमोर्डिया भी होते हैं। लीफ प्राइमोर्डिया मतलब जब ये जर्मिनेट करेगा तो शुरुआत में जो पत्तियां बनेंगी उन्हें बोलेंगे क्या, लीफ प्राइमोर्डिया, या जो इनिशियल बड़ी बड़ी लीफ बन के आएंगी उनको बनाने वाले जो शुरुआत में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं उन्हें बोलते हैं लीफ प्राइमोर्डिया। क्या बोलते हैं, लीफ प्राइमोर्डिया बोलते हैं। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मतलब समझे, एपिकोटाइल जिसके पास शूट एपेक्स है और लीफ प्राइमोर्डिया भी हैं, ये सब एक हॉलो लीफ लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड होते हैं, उसे बोलते हैं बेटा क्या, कोलियोप्टाइल। क्या बोलते हैं, कोलियोप्टाइल। तो कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा मैंने दो नाम लिए, एक नाम लिया कोलियोप्टाइल और एक नाम लिया बेटा कोलियोराइजा, ठीक है, एक नाम लिया कोलियोप्टाइल और एक नाम लिया कोलियोराइजा। अच्छा, कोलियोराइजा और कोलियोप्टाइल दोनों में आर किस में आ रहा है, दैट इज द कोलियोराइजा में आर आ रहा है। तो कोलियोराइजा में आर आ रहा है तो ये रेडिकल की कवरिंग हो जाएगी, तो बचा कोलियोप्टाइल जो हो जाएगा वो किसकी कवरिंग हो जाएगी, प्लम्यूल की कवरिंग हो जाएगी। याद रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया, एक लाइफ हैक बताया है कैसे प्लम्यूल और रेडिकल की कैसे कवरिंग को याद रखा जाए। तो प्लम्यूल की कवरिंग है कोलियोप्टाइल और रेडिकल की कवरिंग क्या है बेटा, कोलियोराइजा। क्लियर बात, चलो भाई कह रहे हैं अब क्या करिएगा, कुछ सीड्स को क्या करिएगा, भिगो के रखिएगा पानी में, जैसे वीट, मेज, पी, चिकपी, ग्राउंड नट है ना, तो ये सब रखिएगा, रात भर रखिएगा। देन स्प्लिट द सीड एंड ऑब्जर्व द वेरियस पार्ट ऑफ द एम्ब्रायो एंड द सीड। तो ये अगर आपके अंदर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है तो आप इसको घर पे ट्राई करिएगा और मज़ा आता है, ठीक है। भिगो के रखिएगा, फिर उसका सीड को छीलिएगा और छील के देखिएगा कि उसके डिफरेंट जो एम्ब्रियोनल पार्ट्स होते हैं वो सब आपको देखने को वहाँ पर मिलेंगे। इवन प्लम्यूल रेडिकल भी आप देख पाओगे, एम्ब्रियोनल एक्सिस भी आपको नजर आएगी। और आप अगर एक दो दिन तक भीगो छोड़ दो, उसको निकाल के रख दो, ठीक है, कपड़े में ढक के, तो उसमें रेडिकल और प्लम्यूल बन चुका होता है, इवन लीफ भी बनने लग जाती है, तो और मज़ा आता है उसको पढ़ने में। समझ में आई बात, नहीं आई, ठीक है भाई। अच्छा, सीड की बात हम लोगों ने करी थी और हम लोगों ने कहा था कि जो सीड्स होते हैं, सीड को हम लोगों ने 3 वर्ड में डिफाइन करा था। कैसे डिफाइन करा था, हम लोगों ने कहा था मैच्योर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को ही कहा जाता है, इसको ही बोल देते हैं सीड। देखो 3 वर्ड में डेफिनेशन है, मैच्योर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, और बोलते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वही सीड होता है। जैसे इंसानों में बोला जाता है कि जो ये बच्चे हैं ये क्या है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट हैं, उसी तरह से जो सीड है वो क्या है, ये प्लांट का बच्चा है, क्या है। तो एंजियोस्पर्म में बोला जा रहा है, कहते हैं जो सीड होता है इट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये तो समझने वाली बात थी जो कि आपको समझ में आ गई होगी, मुझे ऐसा लगता है। कहेंगे इट इज ऑफन डिस्क्राइब एज द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। बट फर्टिलाइज होने के साथ अगर आप टर्म लगा दो बेटा मैच्योर तो और अच्छा हो जाएगा। तो मैच्योर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल अगर आप बोलोगे तो मजेदार बात हो जाएगी ये। क्लियर बात। कहेंगे सीड जो होते हैं ये फ्रूट के अंदर बनते हैं, दुनिया जानती है, आपको भी पता था, नहीं पता था तो पता चल गया होगा। कहेंगे एक जो सीड होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। पहली चीज तो उसके पास कॉटिलिडन होगा, दूसरी चीज सीड कोट होगा, और क्या होगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा। एक नॉर्मल सीड के पास ये 3 चीजें होना जरूरी है, तभी वो सीड कहलाएगा। मेरी बात समझे, आप सीड कोट हटा दोगे तो अंदर कॉटिलिडन बचेंगे, सीड नहीं बचा वो, ठीक है। अब कॉटिलिडन्स और एम्ब्रियोनल एक्सिस बचे उसके पास, तो सीड कोट, एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटिलिडन्स का होना जरूरी है। क्लियर बात। तो जब कॉटिलिडन्स की बात करते हैं तो कहते हैं जो एम्ब्रायो होता है, द कॉटिलिडन्स ऑफ एम्ब्रायो, ये सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं, जनरली फूले फूले से थिक होते हैं, और उनके अंदर बेटा स्टोरेज होता है किसका, रिजर्व फूड का, ठीक है। खाना वाना बचा के रखा गया है किसका, कि जब ये जर्मिनेट करेगा तो जर्मिनेट करने के दौरान इसको कुछ खाना वाना देना होगा, तो वो सब किसके फॉर्म में है, कॉटिलिडन्स के फॉर्म में है। जहां पर कॉटिलिडन्स नहीं बने दो, वहां पर एंडोस्पर्म मौजूद होगा। मेरी बात समझिए। और एंडोस्पर्म का जब हमने कल डेवलपमेंट पढ़ा था तो मैंने कहा था एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान कभी कभी पूरा का पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है और कभी कभी थोड़ा बचा रह जाता है। जब थोड़ा थोड़ा एंडोस्पर्म बचा रह जाता तो उसको बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड, लेकिन जब पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता वो कहलाते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। याद है नहीं याद है, अगर थोड़ा थोड़ा याद होगा तो मजा आ जाएगा। यहाँ पर कहेंगे ये जनरली थिक स्ट्रक्चर होते हैं, कौन, कॉटिलिडन्स। किसकी वजह से हो जाते हैं थिक, कह रहे क्योंकि उसमें स्टोरेज होता है बेटा रिजर्व फूड का, जैसे कि लेग्यूम्स में। लेग्यूम्स जो होते हैं बेटा लेग्यूमिनेसी फैमिली के मेंबर्स हैं। जैसे आप दालों की बात करोगे, चने की बात कर लो, मटर की बात कर लो, है ना,
उसमें छोले की बात कर लो, राजमा की बात कर लो, है ना, सेम की बात कर लो, तो ये सब इसी फैमिली से आते हैं। जितनी भी दालें हैं वो सब इसी फैमिली से ही आती हैं। तो कह रहे हैं मेच्योर सीड जो हो सकता है वो नॉन एल्ब्यूमिनस भी हो सकता है या एक्स एल्ब्यूमिनस भी हो सकता है। लेकिन नॉन एल्ब्यूमिनस सीड जो होते हैं उसमें कोई भी एंडोस्पर्म नहीं बचा होता है, क्योंकि वो कंप्लीटली कंज्यूम हो चुका होता है। क्योंकि वो क्या हो चुका होता है, कंप्लीटली कंज्यूम हो चुका होता है। कहाँ के लिए कंप्लीटली कंज्यूम हो चुका होता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। कहाँ? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। क्या बात क्लियर है आपको? बात क्लियर है तो हम लोगों को थोड़ा सा और सरक के आगे बढ़ जाना चाहिए कि भैया जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं इनमें एंडोस्पर्म पूरा का पूरा यूटिलाइज हो चुका होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए, तो कोई भी एंडोस्पर्म नहीं बचता। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मटर में और ग्राउंड नट में, ठीक है, मूंगफली और मटर में आप देखोगे तो उसमें सिर्फ कॉटिलिडन्स होते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बेटा प्रोटीन भरा होता है। क्या भरा होता है? प्रोटीन। उसमें बिल्कुल भी एंडोस्पर्म नहीं होगा उन दोनों कॉटिलिडन्स में। अगला कह रहे हैं जो एल्ब्यूमिनस सीड्स होते हैं, मतलब जो एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं, उसमें एंडोस्पर्म का थोड़ा सा हिस्सा बचा रह जाता है जो कि कंप्लीटली यूज नहीं हुआ था ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये बातें हम लोगों ने कल पूरी खत्म कर ली थी। मेरी बात समझिएगा, ये बातें हमने पूरी कल ख़त्म कर ली थी। जैसे कि वीट, मेज, बार्ली, कैस्टर, तो इन सब में कहेंगे ऑकेजनली कहेंगे कुछ सीड में जैसे कि ब्लैक पेपर है, बीट है, कहेंगे जो न्यूसेलस होता है वो थोड़ा सा बचा रह जाता। अच्छा, याद आया नहीं आया? मैंने कल दो बातें बताई थी। मैंने टर्म बोला था, एक बोला था बेटा पेरिस्पर्म, क्या बोला था? पेरिस्पर्म। और एक टर्म बोला था मैंने, क्या? एंडोथीलियम। क्या बोला था? एंडोथीलियम, है ना। तो मैंने कहा था यूजुअली डेवलपमेंट के बाद कुछ समय के बाद न्यूसेलस डिजेनरेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि न्यूसेलस समय से पहले डिजेनरेट हो जाता है। जब न्यूसेलस समय से पहले डिजेनरेट हो जाएगा तो इनर इंटेगमेंट क्या करता है? डेवलपिंग एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। उसको ही क्या बोला गया था? एंडोथेलियम। लेकिन अच्छा, मैंने बोला ना कि यूजुअली फर्टिलाइजेशन के थोड़े समय बाद, जस्ट आफ्टर द सम टाइम, ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएगा? ये खत्म हो जाएगा। लेकिन ये दादागिरी करता, कहता मैं नहीं जाऊंगा। तो न्यूसेलस क्या रहता है? एक लेयर के फॉर्म में बना रह जाता। जैसे कि ब्लैक पेपर है, काली मिर्च है, बीट हो गया, बीट मतलब जो चुकंदर हो गई, उस बीट रूट की बात कर लें। उसके अलावा मैंने जायफल का नाम भी लिया था, नटमेग मैंने बोला था। उसके अलावा मैंने डली का नाम लिया था, मतलब जिसको आप अरिका नट बोलते हो। उसके अलावा जिंजर भी, अदरक, है ना, वहाँ पर भी मैंने बोला था कि वहाँ पर पेरिस्पर्म का एक लेयर बना रह जाता है और वो जो रेजिडुअल पार्ट है, परसिस्टेंट जो कर रहा था, उसी को नाम दिया जाता है क्या बेटा? पेरिस्पर्म। तो पेरिस्पर्म कुछ नहीं होता है, इट इज द रिमेनेंट ऑफ द न्यूसेलस, है ना। न्यूसेलस के जो अंश बचे रह गए, कुछ अवशेष बचे रह गए, उसी को क्या बोला जा रहा है? पेरिस्पर्म बोल दिया जा रहा है। क्लियर बात? अच्छा भाई, अब कह रहे हैं जो इंटेगमेंट से ओव्यूल के ये हार्डर हो जाते हैं, सूख के हार्डर हो जाएंगे और प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेंगे, उसी को बोलोगे बेटा क्या? सीड कोट्स। क्लियर बात? अब सीड कोट में उस ओव्यूल के ऊपर दो इंटेगमेंट थे, एक इनर इंटेगमेंट था, एक आउटर इंटेगमेंट था। क्लियर? तो जो इनर इंटेगमेंट था, उस इनर इंटेगमेंट को क्या नाम दिया था आपने? उस इनर, बाहर वाले को क्या बोला था? टेस्टा, और इनर वाले को क्या बोला था? टेगमेन। ठीक है, तो आउटर सीड कोड भी होगा और इनर सीड कोड भी होगा। तो आउटर वाले को क्या बोला था हमने? टेस्टा बोला था, और इनर वाले को हमने क्या बोला था? टेगमेन। क्लियर बात? याद आया नहीं याद आया? मैंने अनार का एग्जांपल देके समझाया था आपको। क्लियर बात? कहेंगे जो माइक्रोपाइल होता है वो ऐसा ही स्मॉल पोर के फॉर्म में मौजूद रहता। मैंने कहा था कि ये माइक्रोपाइल होगा, जो जैसा था वैसा ही बना रहेगा। ओव्यूल में भी माइक्रोपाइल होगा, सीड में भी माइक्रोपाइल होगा। ओव्यूल में जो माइक्रोपाइल होता था वो पॉलन ट्यूब की एंट्री के लिए होता है, लेकिन जो सीड में होता है वो एयर और वाटर की एंट्री के लिए होता है, जब जर्मिनेशन करना होता है। देखिए यही माइक्रोपाइल जो सीड में मौजूद होगा, ये ऑक्सीजन और वाटर की एंट्री कराएगा सीड के अंदर। कब? जर्मिनेशन के दौरान। किसके दौरान भाई? जर्मिनेशन के दौरान। क्या ये बात पल्ले पड़ी? ये सारी बातें हम लोगों ने लाइन टू लाइन करी थी। क्लियर बात? अच्छा, अब देखो होता क्या है कि जो सीड होता है जैसे जैसे मैच्योर होता चला जाता है, वैसे वैसे उसके अंदर का वाटर कंटेंट यूटिलाइज होता चला जाता, कम होता चला जाता। तो ऐसा होते 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 एम्ब्रायो जो होता है
वो एक इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है, पानी बहुत कम बचता है, मॉइस्चर बहुत कम बचता है, तो एम्ब्रायो जो होता है वो एक इनएक्टिव स्टेट में चला जाता, और उस इनएक्टिव स्टेट को ही नाम क्या दिया जाता है, उस इनएक्टिव स्टेट को बोलते हैं क्या, डोरमेंसी। क्या बोलते हैं, डोरमेंसी। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा कि डोरमेंसी क्या होती है, कि जहां पर एम्ब्रायो क्या होता है बेटा, इनएक्टिव स्टेट में पहुंच जाता है। अब इनएक्टिव स्टेट में पहुंचा है तो इसका मतलब धीरे 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 पानी कम होता जा रहा होगा और ये सूख गया होगा। जैसे कि आपने मार्केट में अगर आप गए होंगे तो आपने चना मटर रखा हुआ देखा होगा वहां पर, तो जो चना मटर रखा रहता है वो एकदम सूखा रखा रहता है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये जिंदा है, ये अभी भी जिंदा है, वाटर कंटेंट बिल्कुल लो हो चुका है बट ये अभी भी क्या है, जिंदा है। जिंदा होगा जभी तो जर्मिनेट करके नया पौधा बनाएगा। अगर एम्ब्रायो जिंदा नहीं होगा, सीड लिविंग नहीं होंगे, तो क्या नया पौधा बना सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि लिविंग होने के लिए सेल का होना जरूरी है। मेरी बात समझिए, तो जिंदा होगा जब भी कुछ आगे जाके कारनामा करेगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। बट वो इनएक्टिव है, ना जाने कई सालों तक ये क्या रह जाते हैं बेटा, इनएक्टिव पड़े रह जाते हैं। क्लियर बात। अच्छा, कई सालों तक जब इनएक्टिव पड़े रह जाते हैं तो ये सीड की वायबिलिटी की चर्चा होने लगती है कि सीड कितना वायबल है ना, सीड कितना लंबे समय तक जिंदा रह सकता है। तो उसकी कुछ बातें अभी हम लोग आगे करने वाले, लेकिन रुके, है ना। पहली चर्चा हम लोग कर लेते हैं डोरमेंसी, मतलब इनएक्टिविटी ऑफ एम्ब्रायो की बात कर लेते हैं। आ जाओ भैया। कहेंगे जैसे जैसे सीड मैच्योर होता चला जाता, उसके वाटर कंटेंट रिड्यूस हो जाते हैं और सीड जो होता है वो रिलेटिवली ड्राई हो जाता है, मतलब उसमें 10 से 15% मॉइस्चर बचा रहता है बाय मास। मेरी बात समझे, इतना कम मॉइस्चर है, इतना कम मॉइस्चर होने के बाद इसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी वो बहुत स्लो डाउन हो जाएंगी, बिल्कुल धीमे हो जाएंगी। कह रहे हैं कि जो जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं एम्ब्रायो की वो स्लो डाउन हो जाएंगी और एम्ब्रायो एक इनएक्टिव स्टेट में इंटर कर जाएगा, और उस इनएक्टिव स्टेट का नाम क्या है बेटा, डोरमेंसी। क्या नाम है, डोरमेंसी। क्लियर बात। लेकिन ये डोरमेंसी क्यों आई, ये डोरमेंसी आई इसके लिए, अब ये इसको इंतजार होगा कि कब फेवरेबल कंडीशन लौट के आएंगी और ये अपनी डोरमेंसी ब्रेक करेगा। अब फेवरेबल कंडीशन के लिए ठीक ठाक मात्रा में मॉइस्चर हो जाए, ऑक्सीजन हो जाए और सूटेबल टेम्परेचर, लाइट से कोई लेना देना नहीं होता। अगर इसको यही चीजें मिल जाती हैं ठीक ठाक तो इसकी डोरमेंसी ब्रेक हो जाती और ये जर्मिनेट कर जाता। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। कहेंगे और अगर फेवरेबल कंडीशंस अवेलेबल हो जाएं, जैसे कि पर्याप्त मात्रा में मॉइस्चर, ऑक्सीजन और सूटेबल टेम्परेचर, तो ये जर्मिनेट कर जाएगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। तो जर्मिनेशन करने के लिए लाइट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ प्लांट्स है जैसे कि लेट्यूस और लोपीडियम, तो इनको क्या होना पड़ता है, इनको जरूरत पड़ती है किसकी, लाइट की। बिना लाइट के ये सीड जर्मिनेट नहीं हो पाते, बट हमारे वो सिलेबस में नहीं है, तो हम सिलेबस की बातें करेंगे, ज़्यादा बातें हम लोग आगे लेकर नहीं जाएंगे। पढ़ने के लिए मैंने बोला है कि बहुत बड़ा समंदर है ये, ठीक है। ज्ञान के लिए पढ़ना है तो जिंदगी तुम्हारी खत्म हो जाएगी बट तुम पढ़ नहीं पाओगे। मेरी बात समझे नहीं समझे। लेकिन सिलेक्शन के लिए या बोर्ड में अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ना है तो हमें टॉपिक से हटके बाहर नहीं जाना है, हमको टॉपिक के साथ ही रहना पड़ेगा, हमें उसी से जुड़ा रहना पड़ेगा, बस उसी कहानी को ठीक ठाक हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर बात, ठीक है। अच्छा, तो कह रहे हैं जैसे ओव्यूल मैच्योर हो गया था सीड में, उसी तरह से ओवरी जो होती है वो डेवलप हो जाती है किसमें, फ्रूट में, ठीक है। तो ओवरी फर्टाइल मैच्योर होकर क्या बना लेगी, ये बना लेगी बेटा फ्रूट। ओव्यूल मैच्योर फर्टाइल हो गया तो किसने क्या बनाया, सीड बना लिया। कहेंगे अब जो है, कहेंगे दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड, और ओवरी किसमें हो जाती है बेटा, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और एक्चुअल में जो ओवरी है उसको ही बोलते हैं बेटा क्या, ओवरी वॉल, या ओवरी को बोलते हैं बेटा पेरिकार्प। क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। क्लियर बात। अब अच्छा, पेरिकार्प को हम लोग देखते हैं, क्योंकि फ्रूट कई टाइप के होते हैं तो थोड़ी सी चर्चा तो यहाँ पर बनती है, क्योंकि मजा तो आएगा जब चर्चा होगी। मेरी बात समझे, आओ थोड़ा सा हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि हम लोग पेरिकार्प की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, पेरिकार्प की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, पेरिकार्प को अगर देखा जाए तो आप इसको 3 पार्ट में बांट सकते हो, ठीक है। कभी कभी ये डिफरेंशिएट भी होती है और ऐसा नहीं है कि हर जगह डिफरेंशिएट हो जाती। यूजुअली पेरिकार्प को 3 लेयर में बांटा जा सकता है। सबसे ऊपर के साइड जो होती है ये कहलाती है एपिकार्प, जो बीच में होता है ये कहलाता है मीजोकार्प, और सबसे अंदर जो होता है ये कहलाता है एंडोकार्प। क्लियर बात। अच्छा, आप सभी लोगों ने आम तो खाया होगा, है ना। आम अगर आपने खाया होगा तो आपको ध्यान होगा कि ये अंदर वाल उसका सीड है, ये क्या है, ये उसका आम का सीड है, ठीक है। और आम के सीड के ऊपर ये मौजूद है गुठली, ये जो ये ब्लैक वाला मैं बना रहा हूँ ये गुठली है, ठीक है। अच्छा, और सबसे ऊपर वाल क्या होता है, उसका छिलका होता है,
ठीक है, सबसे ऊपर वाला क्या होता है, छिलका। ठीक है, आम मैं बना रहा हूँ, ये ना कहना कि कद्दू बना दिया। ठीक है, तो आम का ये जो छिलका होता है, इसी छिलके को बोलते हो क्या आप, एपीकार्प, है ना। और बीच में जो ये पल्प वाला पार्ट होता है, जो बीच में ये पल्पी पल्पी पार्ट होता है ना, इस पल्पी वाले पार्ट को बोलते हो क्या भैया, मीजोकार्प। क्या बोलते हो, मीजोकार्प। और ब्लैक वाली जो गुठली थी, इस गुठली को बोला जाता है क्या, एंडोकार्प। क्या बोला जाता है, एंडोकार्प। तो एपीकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प में तीनों में बट गया। तो बताओ आम में आप खाते क्या हो, आम में एडिबल पार्ट क्या होता है, ओवरी का, तो इट्स अ मीजोकार्प। क्या होता है, मीजोकार्प। तो पेरिकार्प का कौन सा हिस्सा खाया तुमने, ओवरी का कौन सा हिस्सा खाया तुमने, ओवरी का तुमने मीजोकार्प खाया। क्या खाया, मीजोकार्प। एपीकार्प और एंडोकार्प हमारे किसी काम का नहीं होता है। लेकिन आम जो है, आम एक फ्रूट है, इस फ्रूट का नाम है बेटा ड्रूप। क्या नाम है, ड्रूप। अब हम ये कैटेगराइज नहीं कर रहे, ये फ्लैशी फ्रूट का एक टाइप होता है ड्रूप, जिसमें एंडोकार्प जो होता है, जो एंडोकार्प होता है, ये बेटा होता है स्टोनी। क्या होता है, स्टोनी। ठीक है, तो एकदम पथरीला होता है। क्लियर बात। तो ड्रूप फ्रूट जो होते हैं उसमें एंडोकार्प स्टोनी होता है, इससे ज़्यादा हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। एवन आपने नारियल देखा होगा, जो हरा वाला नारियल होता है, जब वो सूख जाए तो सबसे ऊपर जो शाइनी पार्ट होता है वो एपीकार्प है, बीच में जिससे रस्सी बनती है, जिससे क्वायर बनता है, ठीक है, वो पार्ट है मीजोकार्प। और अंदर जो बचेगा एकदम ब्राउन वाला पार्ट, एकदम ठोस वाला, ये एंडोकार्प, जो कि एकदम कैसा होगा, स्टोनी होगा। इस एंडोकार्प के अंदर ही तो बेटा सीड होता था। ये देखो मैंने सीड का, मैंने कहा ये अंदर वाला क्या है, ये सीड है। तो अब जरा देखो कि स्टोनी वाला पार्ट नारियल का जब तुम तोड़ोगे तो अंदर तुम्हें ब्राउन कलर का सीड मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। उस ब्राउन कलर के सीड को काटोगे तो अंदर पानी और व्हाइट वाला पार्ट लगा होगा, इसको आप एंडोस्पर्म बोलते हो। मेरी बात समझने समझे। तो नारियल में आप सीड खाते हो और सीड में भी क्या खाते हो, एंडोस्पर्म खाते हो। क्लियर। लेकिन आप अगर आम की बात करोगे कि आम में आप क्या खाते हो, आम में आप खाते हो मीजोकार्प। क्या खाते हो, मीजोकार्प। तो अलग अलग फ्रूट में अलग अलग पार्ट आप खा रहे होते हो, लेकिन ये बात सत्य नहीं है कि आप सब जगह पर ओवरी खा रहे होते हो। क्लियर बात। ओवरी के अलावा और भी हिस्से हो सकते हैं जो हम लोग खाते हैं, लेकिन उसकी चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा आगे चलते हैं तब हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर। आ जाओ भाई। तो ओवरी फ्रूट में डेवलप हो गई, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं भैया जी, पेरिकार्प। और पेरिकार्प को हमने तीन पार्ट में बांट दिया। किसमें किसमें बांटा हमने, एपीकार्प में बांटा, मीजोकार्प में बांटा और एंडोकार्प में बांटा, है ना। और आम का एग्जांपल और नारियल का एग्जांपल देकर हमने आपको एपी, मीजो और एंडो भी समझाने की कोशिश करी है। क्लियर बात। अब कह रहे हैं जो फ्रूट्स होते हैं बेटा, ये फ्लैशी भी हो सकते हैं, गूदेदार, है ना, पल्प वाले भी हो सकते हैं, जैसे अमरूद है, ऑरेंज है, मैंगो है, संतरा है, अमरूद है, सब हो गया। उसके अलावा कह रहे हैं कुछ ड्राई भी हो सकते हैं, जैसे मूंगफली हो गई, मस्टर्ड हो गया। तो ये सब कैसे हैं, ये सब ड्राई हैं। जितने भी आप ड्राई फ्रूट्स खाते तो आप लोगों ने ड्राई फ्रूट्स तो खाए होंगे ना। ऐसा नहीं कि ड्राई फ्रूट का मतलब सिर्फ अखरोट, बादाम, पिस्ता होता है। ठीक है, मूंगफली भी कहाँ आती है, ड्राई फ्रूट में आती है ना। सरसों भी कहाँ आती है, ड्राई फ्रूट में आती है। मटर भी कहाँ आता है, ड्राई फ्रूट में आता है। चना भी कहाँ आता है, ड्राई फ्रूट में आता है। मेरी बात समझे। तो जो सूखने के बाद जो पैदा हुए, सूखने के बाद एडिबल हो जाएं, उनके लिए हम लोग ड्राई फ्रूट। बट मटर हम लोग हरी भी खा लेते हैं और सूखी वाली भी खा लेते हैं। देखिए बहुत सारे फ्रूट्स जो होते हैं हैव इवॉल्व द मैकेनिज्म ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड, है ना। तो बहुत सारे जो हैं जिन्होंने क्या कर रखा है, डिस्पर्सल की मैकेनिज्म की बात कर रखी है। बट हम लोग डिस्पर्सल की मैकेनिज्म की बहुत ज्यादा चर्चा यहाँ पर नहीं करने वाले। रिकॉल द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट एंड देयर डिस्पर्सल मैकेनिज्म दैट यू हैव स्टडीड इन द अर्लियर क्लासेस। अर्लियर क्लासेस की बात कर रहे हैं, मतलब ये आप कह रहे 11th क्लास में जाइए और वहां जाकर बात करिएगा। क्लियर बात। और ओव्यूल और ओवरी का रिलेशनशिप क्या होता है, सीड और फ्रूट का रिलेशनशिप क्या होता है, इसकी चर्चा करते रहिएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने उसका पूरा डिस्कशन यहाँ पर कर लिया। अब बारी आपकी है कि आप इस डिस्कशन को कैसे लेकर चलते हो। क्लियर बात। अच्छा आ जाओ भैया। करें जो मोस्ट ऑफ प्लांट्स होते हैं, बाय द टाइम ऑफ द फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी द अदर फ्लोरल पार्ट डिजनरेट एंड द फॉल्स ऑफ। बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जब फूल खिल चुका होता है, फर्टिलाइजेशन हो चुका होता है, तो सारे पार्ट कैलेक्स, कैरोला, एंड्रोशियम सब कुछ गिर जाता है। ठीक है। अब जो गाइनोसियम होता है उसमें स्टिग्मा स्टाइल भी सूख जाता है, बचती है सिर्फ ओवरी, और ओवरी का डेवलपमेंट चालू हो जाता है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जहां पर ऐसा नहीं होता। जैसे कि आपने एप्पल देखा, आपने सभी ने एप्पल देखा ही देखा है। तो आप जब एप्पल को काटते हो तो काटने के बाद देखो एप्पल कैसा दिखता है, काटने के बाद एप्पल ऐसा नजर आता है। देखो मैं छोटा सा डायग्राम बस समझाने के लिए बना दे रहा हूं भाई, बाकी इसको बैठ के समझते रहना। ये एप्पल ऐसा ही तो होता है, ये यहाँ पे लगा रहता है, यहाँ पर बीच में सीड्स होते हैं ना। तो एप्पल जो काटा है आपने, जो ये आप देख रहे हो एक्चुअल में, ये जो पल्पी वाला पार्ट है, साइड वाला पार्ट है, इट इज द थैलेमस। ये क्या होता है, ये इसका बेटा थैलेमस होता है, जो क्या हो गया था, जो डेवलप हो गया था। क्लियर बात। तो थैलेमस की बात याद रखिएगा। आपने अगर अंजीर खाई हो, आपने अगर कैश्यू का फ्रूट खाया हो, है ना, जो कैश्यू होता है, कैश्यू देखा ना, कैश्यू को क्या बोलते हैं, काजू।
काजू का जो फल होता है, ठीक है, काजू का जो फल होता है वो ऐसा होता है कि ये काजू का फल होता है और इसमें आगे वाल क्या लगा रहता है, ऐसे करके काजू लगा रहता है। तो ये जो है ये है थैलेमस, ये क्या है, यही थैलेमस है। और ये जूसी होता है, ये फ्रूट जो होता है ये जूसी होता है। नाशपाती आपने खाई होगी, तो नाशपाती में भी क्या होता है, बिल्कुल वो एप्पल की बहन लगती है, उसमें भी क्या होता है, थैलेमस खाते हो। एप्पल में भी क्या खा रहे हो आप, थैलेमस खा रहे होते हो। उसके अलावा जो स्ट्रॉबेरीज होती हैं, तो स्ट्रॉबेरीज में देखा होगा कि स्ट्रॉबेरीज जो होती हैं उसमें सीड ऊपर लगे रहते हैं, ऐसे ऐसे बाहर लगे रहते हैं। तो सीड जहां पे लगे एक्चुअल में वो क्या है, वो थैलेमस वाला पोर्शन है। जो पल्प वाला पोर्शन है वो थैलेमस वाला है। उसके अलावा सेब में जो पल्प वाला गूदेदार हिस्सा है उसे थैलेमस बोला जा रहा है। तो सब जगह खाने वाला हिस्सा ओवरी नहीं होता, कहीं पे सीड खा रहे होते हो, कहीं पे अदर देन ओवरी और सीड खा रहे हो, जैसे कि थैलेमस खा रहे हो, ऐसा है कि नहीं है। तो हर जगह क्या क्या खाया जा रहा है हमें थोड़ा सा इनका ध्यान रखना पड़ता है। हाँ बेटा कामिनी, चलो भाई। तो जहां पर आप ओवरी खा रहे हो वो ट्रू फ्रूट हो जाता है, लेकिन जहां पर फल का फॉर्मेशन, फ्रूट का फॉर्मेशन ओवरी के अलावा कोई और हिस्सा कर लेता, ऐसे फ्रूट को बोला जाता बेटा क्या, फॉल्स फ्रूट। क्लियर बात कह रहे, मोस्ट फ्रूट हाउएवर डेवलप्स ओनली फ्रॉम ओवरी क्या कहलाते हैं, ट्रू फ्रूट्स। लेकिन उसके अलावा अगर डेवलप हो जाएंगे तो क्या कहलाएंगे, फॉल्स फ्रूट। तो एप्पल क्या है भाई, फॉल्स फ्रूट है। उसके अलावा कैश्यू भी क्या है, फॉल्स फ्रूट है। पियर नाशपाती भी क्या है, फॉल्स फ्रूट है। और उसके अलावा जो स्ट्रॉबेरीज हैं वो भी क्या है, फॉल्स फ्रूट हैं। कह रहे सर पी में डोमिनेंट येलो है होता है तो ग्रीन, सर पी में डोमिनेंट येलो है लेकिन होता तो ग्रीन है। अच्छा आप कह रहे हो कि मटर में जो सीड का कलर है ना बेटा, सीड का कलर जो होता है वो येलो होता है डोमिनेंट, लेकिन आप कह रहे हो कि ग्रीन होता है। भैया कच्ची मटर नहीं खानी है आपको, पकी हुई खानी है बेटा, कच्ची मटर नहीं खानी है। जो आप घर में मटर पुलाव बनाते हो वो कच्ची वाली मटर होती है भैया जी। आप पकी हुई मटर खाओगे तो वो पीले पीले दाने होंगे बेटा, ठीक है। हाँ अब उसमें भी आपको कलर दिख जाएगा। जो आप पकी हुई पीली मटर लेकर आओगे, आज ऐसा करना अगर तुम्हारे घर में मटर रखी हो तो उसको देख लेना भाई, सच बता रहे हैं, ठीक है। उस मटर के बीज को उठा के देखोगे तो ध्यान से देखना, तुम्हें उसमें कुछ पीले पीले बीज दिखेंगे, कुछ में ग्रीनेस होगी, हरे हरे नजर आ रहे होंगे, कुछ बिल्कुल राउंड होंगे, कुछ तुमको रिंकल्ड दिखेंगे। तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट को बाद में देखना, पहले घर में रखे मटर को देख लो भाई। समझ में आई बात नहीं आई, और समझ में आ जाएगा। जिसमें पीले वाले क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, और जो हरियल हरियल हो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे, रेसेसिव हो जाएंगे। लेकिन बच्चा तुमने जो बात करी है मटर की, तुमने ये मटर पनीर वाले मटर की बात करी है, और इस मटर पनीर में अगर हम लोग बात करें जो हरी मटर पड़ी है ये इमेच्योर है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब देखा जाता है तो मैच्योरिटी पे देखते हैं, जब पक जाता है ना, जब बीजे सूख जाएंगे पकने के बाद तब देखना है, कच्चा नहीं देखना है बेटा जी। मटर पनीर को ढंग से खाओ, कच्चे वाले मटर पे ध्यान मत दो, जब पक जाएगा तब खाना। जो बताशे और टिक्की में पड़ता है ना मटर, वाला मटर देखना भाई, ठीक है। हाँ दुकान से खरीदना है, घर पे रखा हो देख लेना उसको। क्लियर। तो कह रहे हैं कि ऑल्दो इन मोस्ट ऑफ द स्पीशीज द फ्रूट्स एज द रिजल्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन, कहेंगे लेकिन कुछ स्पीशीज ऐसी, अभी हम डायग्राम्स पे आ रहे हैं भाई, ये जो डायग्राम जा रहे हैं अभी हम लोग इस पे आ रहे हैं भाई, लौट के आ रहे हैं, ठीक है। हाँ कहेंगे लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जहां पर बिना फर्टिलाइजेशन के ओवरी का फॉर्मेशन हो जाता है, तो ऐसे फ्रूट कहलाते हैं बेटा पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं, ऐसे फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के, ठीक है, क्या हो जाएं, ऐसे फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाएं, उसे कहते हैं क्या हम लोग, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। जैसे कि बेटा बनाना, ठीक है, तो बनाना में फर्टिलाइजेशन नहीं होता क्योंकि उसमें नेचुरल पार्थिनोकार्पी पाई जाती है। बनाना का जो प्लांट होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। क्लियर बात। फिर आपसे कहते हैं कि बताओ कहां कहां पार्थिनोकार्पी करना बेवकूफी है, ठीक है। जैसे कि अगर आपसे कहें कि अनार में अगर पार्थिनोकार्पी कर दी जाए, एक चीज याद रखिएगा बेटा, पार्थिनोकार्पी जो होती है जब कभी भी होगी तो उसमें बीजा नहीं बनेगा, सीड नहीं बनेगा, सीडलेस फ्रूट बनेगा। कैसा बनेगा, सीडलेस। कहेंगे जो पार्थिनोकार्पी होती है, कहेंगे इसको इंड्यूस करा जा सकता है ग्रोथ हार्मोन डाल के, मतलब ऑक्सीजन जिबरेलिन का इस्तेमाल करा सकता है। लेकिन ऐसे फ्रूट कैसे होंगे बेटा जी, सीडलेस होंगे। कैसे होंगे, सीडलेस होंगे, इनमें बीजा नहीं पाया जा रहा होगा। तो अनार में पार्थिनोकार्पी करना दिन दहाड़े बेवकूफी है, अनार में पार्थिनोकार्पी करना दिन दहाड़े बेवकूफी है। तुम करोगे अनार में पार्थिनोकार्पी, अनार पैदा होंगे खोखले, ओवरी तो बन जाएगी लेकिन बीज नहीं बनेगा उसमें। और तुम अनार में खाते क्या हो, बीज।
तो उन प्लांट्स में पार्थिनोकार्पी करना डिसएडवांटेजियस है जहां पर खाने वाला हिस्सा सीड या सीड का कोई पार्ट है। मेरी बात समझे? तो ये मैंने बात आपको समझाने की कोशिश करी है कि कहां पर डिसएडवांटेजेस है। केले में पार्थिनोकार्पी इंड्यूस मत करना क्योंकि वहां नेचुरल पाई जाती है। अंगूर में पार्थिनोकार्पी मत करना क्योंकि वहां नेचुरल पाई जाती है। मूंगफली में पार्थिनोकार्पी मत करना, नहीं तो 1 किलो में झुआ भर चढ़ेगी क्योंकि उसमें बीजे तो होंगे नहीं, तो खोखली खोखली खाली ऊपरी ओवरी वाला पार्टी होगा खाली। मेरी बात समझे? तो इस चीज का ध्यान रखना भाई, ठीक है। करें सीड्स offer several advantages to the angiosperm. Firstly, since the reproductive process such as the pollination and fertilization are independent of water. देखो पहली बात तो ये है कि जब आप एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हो तो फर्टिलाइजेशन के लिए इसको पानी नहीं चाहिए होता है, क्लियर बात। सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल, क्लियर बात। ऑल्सो सीड्स हैव द बेटर एडाप्टेशन एंड स्ट्रेटजी फॉर द डिस्पर्सल टू द न्यू हैबिटेट एंड हेल्प द स्पीशीज टू कॉलोनाइज इन द अदर एरियाज, ठीक है। डिस्पर्सल की भी टेक्निक है इनके पास, डेवलपमेंट की भी टेक्निक है, तो कोई समस्या यहां पर नहीं होने वाली। कहेंगे एज दे हैव द सफिशिएंट फूड रिजर्व, बिल्कुल भाई एंडोस्पर्म के फॉर्म में होगा या प्रोटीन के फॉर्म में होगा या ऑयल के फॉर्म में, फैट के फॉर्म में, डिफरेंट फॉर्म में होगा। कहेंगे यंग सीडलिंग जो होते हैं इनको नरिश करा जाता है जब तक ये फोटोसिंथेसिस करने के काबिल ना हो जाएं, क्लियर बात। यंग सीड का नरिशमेंट करा जाएगा जब तक ये फोटोसिंथेसिस करने के काबिल, मतलब जब तक इसमें लीफ ना बन जाए, जब तक इसको खाना मिलता रहेगा। कहां से? या तो एंडोस्पर्म के फॉर्म में मिलेगा या तो कॉटिलिडन्स क्या कर रहे होंगे, अपने आप को खत्म कर करके इनको डेवलप करा रहे होंगे। हेलो मैम, हेलो मैम, चलो भाई। कहेंगे ऑन देयर ओन, कहेंगे द हार्ड सीड कोड प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रायो, बिल्कुल सीड कोड की हम लोगों ने बात करी थी जो कि इंटेगमेंट से बनके तैयार हुआ था। कहेंगे बीइंग प्रोडक्ट्स ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे जनरेट अ न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू द वेरिएशन, बिल्कुल सही बात है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतना बढ़िया हुआ था और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद वही स्ट्रक्चर है, इसका मतलब इसमें क्या होगा, बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होंगे ताकि अडॉप्ट ये आसानी से कर सके और अच्छे अच्छे वेरिएबिलिटीज ये आगे जनरेशन में लेकर आए, मतलब जेनेटिक कॉम्बिनेशन क्या होगा, बढ़िया बढ़िया इसके पास होने वाला है, क्लियर बात। कहेंगे सीड इज द बेसिस ऑफ अवर एग्रीकल्चर, बिना बीज के क्या तुम खेती बाड़ी कर लोगे? कुछ ही ऐसे पेड़ हैं जो बिना सीड के, जैसे गन्ने की खेती, आलू की खेती आप बिना बीज के कर सकते हो, लेकिन बाकी आपको बता दें कि मेजरली क्या होगा, एग्रीकल्चर का मेन हिस्सा होने वाला है क्या, बीज। मतलब तुम जरा सोचो कि जिसके कंट्रोल में सीड है उसके कंट्रोल में दुनिया है। क्या बात समझ में आई कि सीड जिसके कंट्रोल में है उसके कंट्रोल में भविष्य है, आने वाली दुनिया है भाई। क्योंकि बिना सीड के कुछ खाना पीना उगा सकते हो, खाली मांस मछली पे डिपेंड रहोगे क्या? खाना पीना क्यों खाना सीखा था? ये सब दाल चावल सब्जी सब क्यों खा रहे हो, है ना। मांस मछली नहीं खा सकते ना, क्योंकि हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकती वो। मेरी बात समझे नहीं समझे? तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इनका इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए। तो इसका मतलब सीड जिसके कंट्रोल में होगा दुनिया उसकी मुट्ठी में हो जाएगी, ठीक है। तो मुंह में रजनीगंधा कदमों में दुनिया वाला हिसाब किताब नहीं है। अगर आपकी मुट्ठी में सीड आ गया, सीड आपके कंट्रोल में आ गया, तो दुनिया आपके कंट्रोल में आ जाएगी। तब दुनिया कदमों में है जब आपके कंट्रोल में सीड है। रजनीगंधा से कुछ नहीं होने वाला। मेरी बात समझे कि समझे? आओ भैया, रजनीगंधा लवर्स के लिए दवाई है, ठीक है। आओ भैया, उनको तो ऐसे ही पागल बनाया जा रहा, रजनीगंधा खिला खिला के दुनिया रख के घूम रहे जूते नीचे, और बारिश हो रही, दुनिया न जाने कब नीचे से निकल जाती होगी उनके। अब करें डिहाइड्रेशन और डोरमेंसी जो होता है वो सीड को मैच्योर कर देता है ताकि वो स्टोरेज जो है मतलब लंबे समय तक उसे स्टोर भी किया जा सकता है। क्रूशियल कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाएगा, अनफेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाएगा। उसे मॉइस्चर ना मिले, नमी ना मिले, टेम्परेचर ना मिले, तब भी जिंदा रहने वाला है वो, ठीक है। कहेंगे अगर स्टोरेज ठीक ठाक कर लिया जाए सीड का, जो कि इस्तेमाल किया जा सकता है एज अ फूड थ्रू आउट द ईयर एंड ऑल्सो टू रेज द क्रॉप इन द नेक्स्ट सीजन, ठीक है। अगले सीजन में उसी बीज से फसल भी उगाई जा सकती है। लेकिन तुमको जेनेटिक जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि हर बार ऐसा नहीं करेंगे, नहीं तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी इतनी ज्यादा होती है कि नुकसान भी हो जाता है किसानों का। इसीलिए किसान को हर साल नए बीज चाहिए होते हैं, क्लियर बात। कहेंगे कैन यू इमेजिन द एग्रीकल्चर इन द एब्सेंस ऑफ अ सीड, बिना सीड के एग्रीकल्चर कर पाओगे क्या? इसीलिए हर फल को हम लोग पार्थेनोकार्पी से, आम में बीज आता है बड़ा सा, आप कहोगे कि बिना बीज का बना दो, कर दो पार्थेनोकार्पी, लेकिन अगली जनरेशन उगाने के लिए तुम्हारे पास बीजा होगा क्या? नहीं। तरबूज में तुम पार्थेनोकार्पी कर सकते हो, कर दो पार्थेनोकार्पी, लेकिन सीड तुम्हारे पास रहेगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि पार्थेनोकार्पी के बाद जो बनता है वो सीडलेस फूड बन जाता है। तो अगली जनरेशन लाने के लिए तुम्हारे पास बीज बचा क्या? नहीं। तो हर जगह हम लोग पार्थेनोकार्पी नहीं घुसा देंगे, मेरी बात समझने समझे। लेकिन आपको बता दें कि जो केले होते हैं उसमें पार्थेनोकार्पी कराई गई, नेचुरल बनाया गया,
पेड़ को ट्रिप्लॉइड बनाया गया। पहले के जो केले होते हैं उनमें बीज पाए जाते हैं, अभी भी कुछ केले की वैरायटी है बहुत सारी थाईलैंड में और अफ्रीका में पाई जाती हैं, जहां पर क्या होते हैं केले के अंदर बहुत सारे बीज पाए जाते हैं। लेकिन केले के अंदर अगर तुम बीज वाला केला देखोगे कि ऐसा केला, ऐसा बनाना जिसमें सीड पाए जाते हैं, तुम वो खा नहीं पाओगे, क्योंकि उसमें मेजर पार्ट तो सीड ही घेर लेता, पल्प वाला पार्ट ही नहीं होगा। तो सोचा गया कि इसको पार्टनोकार्पी नेचुरली बना दिया जाए, तो इस पेड़ को ही ट्रिप्लॉइड बना दिया गया। जब ट्रिप्लॉइड बनाया गया तो इसमें अब मेन वाला पल्प जो रहता है वो रहता है, और इसमें जो बीजे रहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं रहते। लेकिन अगर आप केले को काटोगे तो काटने के बाद आपको बीच में ऐसे छोटे छोटे ओव्यूल्स नजर आ रहे होते हैं। ऐसा होता नहीं होता है, ये ओव्यूल बस डेवलप नहीं हो पाए, बाकी सब कुछ है यहाँ पर। और इन द प्रेजेंस ऑफ द सीड विच जर्मिनेट स्ट्रेट अवे सून आफ्टर द फॉर्मेशन एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड। ठीक है, अब जरा सोचो कि कह रहे हैं बिना सीड के तुम एग्रीकल्चर इमेजिन कर सकते हो, मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकते। लेकिन अगर सीड के अंदर डोरमेंसी वाली टेंडेंसी ना होती, ये तुरंत बनते, पैदा होते, गिरते और नए फल के अंदर ही क्या करते, नया पौधा बना लेते, तो स्टोर कर पाते क्या? नहीं, तो पूरी की पूरी फसलें बर्बाद हो जाती और किसी भी तरह से ये हमारे काम का ना रहता। क्लियर बात? तो इसीलिए डोरमेंसी प्रॉपर्टी जो सीड के अंदर है, ये लाइफ सेविंग टेंडेंसी, भाई आपके लिए भी काम आ रहा है बीज, ये सीड हमारे लिए भी काम आ रहा है और बढ़िया से स्टोर करके रखा भी जा सकता है, अगली जनरेशन को ग्रो कराने के लिए, बर्बाद नहीं होगा ये। ठीक है, आ जाओ भैया, थोड़ी सी बात बची, बस चैप्टर खत्म होने वाला है, 10 मिनट और लेंगे आप लोगों का। करें हाउ लॉन्ग डू द सीड रिमेन्स अलाइव आफ्टर दे आर डिस्पर्स। ठीक है, फल से निकलने के बाद सीड जब डिस्पर्सल हुआ होगा, इधर उधर गया होगा, तो कितने समय तक ये जिंदा रह सकता है? आओ जरा हम लोग इसकी वायबिलिटी की बात कर लें। क्लियर बात? कहेंगे दिस पीरियड अगेन वेरीज ग्रेटली। ये पीरियड अलग अलग हो सकता है, सालों से लेकर हजारों साल तक जिंदगी हो सकती है एक बीज की। आओ इसी स्टेटमेंट से हमको ये समझ में आ जाएगा। करें जो फ्यू स्पीशीज हैं सीड की, ये वाइबिलिटी जो होती है ये 1 मंथ के अंदर ही इनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जहां पर सीड की जिंदगी 1 महीने से ज्यादा भी नहीं होती। ठीक है, जैसे लीची का बीज हो गया है ना, कटहल का बीज हो गया। ठीक है, तो ये सीड लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकते। क्या सीड्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज लिव फॉर सिवरल ईयर्स। कई सालों तक भी जिंदा रहते हैं ये। लेकिन सम सीड्स जो होते हैं वो जिंदा रहते हैं हंड्रेड्स ऑफ ईयर तक, दशकों तक, दशकों नहीं है, मतलब हम बात कर रहे हैं कि इसकी पूरी पूरी सेंचुरी गुजार देते हैं। कहेंगे देयर आर सेवरल रिकॉर्ड्स ऑफ अ वेरी ओल्ड येट वायबल सीड्स। कहेंगे जो ओल्डेस्ट सीड था वो ल्यूपिन था। ल्यूपिन का मतलब जो बोटैनिकल नेम है, इट्स अ ल्यूपिनस आर्किटस। ठीक है, नाम याद रखिएगा, पूछा गया नाम है इसलिए याद रखिएगा। इसको आर्कटिक टुंड्रा से एक्सकेवेट किया गया था। ठीक है, खुदाई उदाई के दौरान निकाला गया था ये। कहेंगे जो सीड था ये जर्मिनेट भी कर गया और इसमें फ्लावरिंग भी हो गई, और माना जाता है जब कार्बन डेटिंग करी तो पता चला इस सीड जो था ये 10,000 साल पुराना था। मेरी बात समझे, 10,000 साल से आर्कटिक टुंड्रा में पड़ा हुआ था ये। जब इसको बोया गया तो फ्लावरिंग भी हो गई भाई, जर्मिनेट भी कर गया, फ्लावरिंग भी हो गई, और कार्बन डेटिंग से पता चला कि भैया ये 10,000 साल पुराना था। तो मजेदार बात है कि सीड की जिंदगी 10,000 साल की भी हो सकती है। एम्ब्रायो डोरमेंसी में पड़ा रहा 10,000 साल। भाई जरा देखो ना, कितना अजूबा है ना। अगर ऐसा ना होता तो सारा का सारा एग्रीकल्चर प्लांट पौधे सब खत्म हो चुके होते हैं ना। इसलिए वाइबिलिटी होना बहुत जरूरी है। एक रिसेंट रिकॉर्ड भी है जो कि 2000 साल पुराना बीज मिला था, लेकिन वो बीज मिला था वो फेनिक्स डैक्टाइलोफेरा, मतलब पाम जो है ना, मतलब पाम समझ लो, या खजूर ही एक्चुअल में डेट पाम है। वो क्या है? इट इज अ डेट पाम। फेनिक्स डैक्टाइलोफेरा जो है इट इज अ डेट पाम। और ये डेट पाम जो मिला था बेटा, इसका बीज जो था वो 2000 साल पुराना था। और ये जो डिस्कवर हुआ था ये आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन के दौरान, जो कि किंग हेरोड का पैलेस था डेड सी के पास। डेड सी के पास किंग हेरोड का पैलेस, जब उसकी खुदाई चल रही थी तो वहां से फेनिक्स डैक्टाइलोफेरा मतलब डेट पाम, खजूर का बीज मिलता है, जो कि जब जर्मिनेट मतलब बोते हैं, स्विंग करते हैं तो जर्मिनेट हो जाता है। और डेटिंग करने पर पता चलता है कि इस सीड को कि भैया ये कै साल पुराना था? 2000 साल पुराना था। जरा देखो, इतने हजारों साल पुराने बीज हैं। और वाइबिलिटी देखो, वाइबिलिटी इसमें आप जरा कमाल की बात अगर करो तो ये सारा कमाल है डोरमेंसी का, जो कि इनएक्टिविटी स्टेट है या इनएक्टिव स्टेट है, जहां पर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बहुत ही स्लो डाउन हो जाती है किसी पेड़ की, या सॉरी पेड़ की बोल रहे हैं हम। ठीक है, डोरमेंसी पेड़ में भी लाई जा सकती है। ठीक है, स्टंट रहेगा लंबे समय तक, लेकिन उसको करने के लिए अलग टेक्निक्स होती हैं। बट हम लोग बात कर रहे हैं नेचुरल डोरमेंसी की, जो कि कहाँ है, जो कि एक एम्ब्रायो के अंदर थी, एक सीड के, जो कि उसे 10,000 और 2000 साल तक लगभग जिंदा करके रखी हुई है। क्लियर बात? कह रहे हैं अब यहां पर बात कर रहे हैं, कह रहे हैं आफ्टर कंप्लीटिंग अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दुनिया भर की ये बातें हम लोग पढ़ते रहेंगे। ठीक है,
ये हम लोग यहाँ पर बातें करते रहेंगे, कहाँ पर कितना सीड होता है ये आप पढ़ लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है, ये सेल्फ है, इसमें कोई डाउट हो तो तुरंत टेलीग्राम चैनल पे खटाक से मारिएगा, आपको मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। लेकिन हम लोग 2 टॉपिक और पढ़ लेते हैं जल्दी से यहाँ पर, दैट द एपोमेक्सिस एंड द पॉलीएम्ब्रियोनी, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर के डायग्राम लेकिन पहले हम लोग देख लेते हैं, ऊपर के डायग्राम जो हम लोग छोड़ के आए थे पहले वो डायग्राम देख लो, ये सब मौजूद था यहाँ पर। ये कॉटिलिडन्स की बात हो गई थी, माइक्रोपाइल वाला एंड था, ठीक है, आप देख चुके थे, ठीक है। उसके अलावा ये कैस्टर एस्टर का सीड बना हुआ है, कैस्टर का सीड देख लीजिएगा। लेकिन उसके बाद जो यहाँ पर बना है ये बेटा एक फ्रूट है, नॉर्मल देख रहे हो सीड उसका, सॉरी फ्रूट बोल रहे हैं, फ्रूट नीचे वाला है, ठीक है। ये बेटा आप जो देख रहे हो ये एक्चुअल में सीड है, पूरा ये सीड कोट है, कॉटिलिडन है। अब ये इसमें हाइपोकोटाइल, रूट टिप, एंडोस्पर्म सब कुछ मौजूद है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसको देखिएगा और लेबलिंग ज़रूर करिएगा क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाएगा। उसके अलावा ये ग्रास एम्ब्रायो हो सकता है, इसमें ये बेटा पेरिकार्प है। पेरिकार्प का मतलब समझे, पेरिकार्प का मतलब बेटा ओवरी है, ये क्या है, ये ओवरी है, ठीक है। पेरिकार्प का मतलब क्या है, ओवरी है, इसका मतलब ये फ्रूट है, ये क्या है, ये फ्रूट है, ये सीड नहीं है। उसके अलावा अंदर एंडोस्पर्म भरा हुआ है, उसके अलावा स्क्यूटेलम अंदर मिल रहा है, उसके अलावा कोलियोप्टाइल लम्यूल रेडिकल कोलियोराइजा है, ठीक है, ये सब मौजूद है। और यहाँ पर एक लेयर अंदर की तरफ मौजूद है जो कि ये है, इट्स एल्यूरॉन लेयर। ये क्या है, ये एल्यूरॉन लेयर है, इसकी पोलैरिटी भी बेटा 3n होती है जो कि प्रोटीनिशियस होती है, क्लियर बात। उससे ज़्यादा हम लोग कोई चर्चा नहीं करें, डायग्राम याद रखना है, आप ही को प्रैक्टिस करनी है भाई इसकी, ठीक है। अब देखो आपने सेब मैंने बनाया था, ये सेब में खाने वाला पार्ट क्या, थैलेमस, और ये देख रहे हो अंदर वाल क्या लगा हुआ है, सीड लगा हुआ है, ठीक है। और ये एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प सब लगा। देखो एंडोकार्प भी अंदर होता है, जब आप सेब को ऐसे सीधा सीधा काट दोगे सेब को तो मिल जाएगा आपको। उसके अलावा मीजोकार्प भी आपको मिल रहा है जो कि ये पोर्शन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला अंदर वाला, ये सब ओवरी वाला पार्ट है। जो बाहर वाला पार्ट है ये वाला क्या है, इट इज अ थैलेमस, क्या है, थैलेमस। उसी तरह से थैलेमस आप देख रहे हो कि स्ट्रॉबेरी में, और ये ऊपर एक्नीज होती है और ऊपर की तरफ ये सीड लगे रहते हैं, क्लियर बात। तो ये सारी चर्चा हम लोगों ने बिल्कुल अच्छे से करी थी, समझाया था ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट के बारे में कि जहाँ पर डेवलपमेंट क्या हो जाता है, थैलेमस जब डेवलप कर जाएगा तो वो फॉल्स फ्रूट बना लेगा, क्लियर बात। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि भैया वो कॉपी पेस्ट कर लेता है, क्लियर बात। आ जाओ भैया एपोमेक्सिस पे और पॉलीएम्ब्रियोनी पे, आई थिंक ये आखिरी टॉपिक बचा है हमारा, खत्म कर देते हैं इसको। हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ना है, बहुत जल्दीबाजी नहीं करोगे क्योंकि जल्दीबाजी करोगे तो लाइन मिस कर दोगे, क्लियर बात। कह रहे जो सीड होता है क्या कि इन जनरल आर द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल आपको मालूम है कि जो सीड है इट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है। कहेंगे कुछ फ्लावरिंग प्लांट जैसे कि कुछ स्पीशीज हैं किसकी, एस्टरेसी फैमिली की, ठीक है। इसको आप लोग एस्टरेसी फैमिली का एक और नाम होता है, ठीक है। अगर एस्टरेसी फैमिली का आपको एक और नाम मालूम हो तो वो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसका नाम है कंपोजिटी फैमिली, ठीक है, मैंने ही बता दिया। और ग्रासेस की फैमिली को क्या कहते थे, पता हो तो ज़रूर बताना कि ग्रासेस की फैमिली भी हम लोग पीछे पढ़ के आए, उसके भी दोनों नाम मैंने आपको बताए थे। क्योंकि इनके अंदर एक मैकेनिज्म डेवलप हो जाती है। अब ये सीड को तो प्रोड्यूस कर लेते लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के, देखो भाई सीड तो बन गया लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के, इस प्रोसेस को बोलते हैं एपोमेक्सिस। क्या बोलते हैं, एपोमेक्सिस, क्लियर बात। अब जो एपोमेक्सिस होती है एक्चुअल में ये एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नकल करता है, क्लियर बात। आपको मालूम था कि अगर फ्रूट बन जाता है बिना फर्टिलाइजेशन के उसे बोलते थे क्या, पार्थिनोकार्पी, और सीड बन रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के उसे बोला है एपोमेक्सिस। क्या बोला है, एपोमेक्सिस। और मैंने आपको बोला कि जो एपोमेक्सिस होता है ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि नकल करता है, मिमिक करता है किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। कहेंगे देयर आर सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमेक्टिक सीड, ठीक है। एपोमेक्टिक सीड बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं बट हम लोग उन तरीकों को साइंटिफिक वे में पढ़ते हैं। कहेंगे कुछ स्पीशीज में जो डिप्लॉयड एग होता है वही बन जाता है, ठीक है, और विदाउट किसके, विदाउट मियोसिस के डेवलप कर जाता है किसमें, एम्ब्रायो में, और बिना फर्टिलाइजेशन के। सारा जो तमाशा हुआ है डिप्लॉयड एग सेल, कुछ स्पीशीज में एग सेल कैसी है, डिप्लॉयड, जबकि होती कैसी है, हैप्लॉयड। डिप्लॉयड एग सेल बन गई है, बननी कैसी चाहिए थी, हैप्लॉयड। अब देखो यहां पे मियोसिस भी नहीं हुआ, एग सेल बन गई, वो भी डिप्लॉयड बन गई, जो कि डेवलप कर जाएगी डायरेक्टली किसमें, एम्ब्रायो में, फर्टिलाइजेशन होगा भी नहीं और सीड बन जाएगा। जरा देखो कितनी बढ़िया बात है कि नहीं है। क्योंकि कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जैसे कि सिट्रस है, मैंगो है, ठीक है, उसके अलावा पाइनस साइनस भी होते हैं, यहां पर एक से ज्यादा एम्ब्रायो पाए जाते हैं। क्या होता, एक से ज्यादा एम्ब्रायो पाए जाते। कहेंगे उसमें जो न्यूक्लियस होता है, जो एम्ब्रायो के अराउंड होता है, देखो एक तो एक्चुअल में एम्ब्रायो बन रहा है जो कि एम्ब्रायो सैक के अंदर है, और दूसरा जो न्यूक्लियस होता है ये भी कभी कभी क्या करता है, एक और एम्ब्रायो बना देता।
तो एक से ज्यादा एम्ब्रायो हो जाएंगे एक सीड में, उसी कंडीशन को बोलेंगे बेटा क्या, पॉली एम्ब्रियोनी। क्या बोलेंगे, पॉली एम्ब्रियोनी। तो कहेंगे एम्ब्रायो सैक में स्टार्ट हो जाएगा डिवाइड करना और प्रोट्यूड कर देगा एक एम्ब्रायो के फॉर्म में और डेवलप हो जाएगा। तो इसका मतलब कई एम्ब्रायो डेवलप हो जाएंगे भैया जी, यहाँ पे दो दो एम्ब्रायो डेवलप हो जाएंगे। कहेंगे ऐसी स्पीशीज में एक ओव्यूल में एक से ज्यादा एम्ब्रायो होते हैं और एक से ज्यादा एम्ब्रायो एक सीड के अंदर पाए जाने जो होता है उसको नाम क्या दे देते हैं, दैट्स द पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी सबसे पहले डिस्कवर करी थी किसने बेटा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। किसने, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर करी थी। कहां डिस्कवर करी थी, ये बेटा सिट्रस प्लांट में डिस्कवर करी थी, याद रखिएगा। पॉली एम्ब्रियोनी सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर करी थी। कहां डिस्कवर करी थी, सिट्रस प्लांट में डिस्कवर करी थी, ठीक है। करेज टेक आउट द सम सीड ऑफ द ऑरेंज एंड स्क्वीज देम, निकाल लीजिएगा उसके बीजों को, ठीक है। कहेंगे ऑब्जर्व द मैनी एम्ब्रायोज ऑफ द डिफरेंट साइज एंड द शेप फ्रॉम ईच सीड। एक सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रायो आपको मिल जाएंगे, क्लियर बात। अब देखो कह रहे हैं, कह रहे जो हाइब्रिड वैरायटीज होती हैं, ठीक है, हाइब्रिड वैरायटीज जो एक्चुअल में हम लोग बना रहे होते हैं, क्लियर बात, ऑफ आवर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप्स आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टीवेटेड, है ना। इनको हर साल मतलब खर्चा वर्चा करना पड़ता है, नए सीड बनाने के लिए सारा ताम झाम करना पड़ेगा, ठीक है। तो कह रहे जो कल्टीवेशन होता है हाइब्रिड्स का हैज अ ट्रिमेंडसली इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अब आप अगर हाइब्रिड बनाओगे तो हाइब्रिड के पास टेंडेंसी होती है कि वो जो प्रोड्यूस करेगा सीड या फ्रूट को, वो पहले के कंपैरिजन में या अपने पेरेंट के कंपैरिजन में ज्यादा करेगा, क्योंकि आपने उसमें थोड़ी सी वेरिएबिलिटीज ले आए होंगे, ठीक है। एक प्रॉब्लम होती है हाइब्रिड को बनाने में, सीड को बनाने में, जो कि आपको क्या करना पड़ेगा, हर साल आप इसने इस साल अगर हाइब्रिड बना लिया तो आप उससे अगले साल नहीं ले पाओगे फल। आपको करना पड़ेगा, आपको नए बीजों को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। मेरी बात समझ नहीं समझा। अगर एपोमिक्सिस जैसी टेंडेंसी हर मतलब पेड़ के अंदर आ जाए तो हर साल किसान को नए बीज ना बनाना पड़े। आप जब गेहूं उगाते हो या चावल उगाते हो या कुछ भी उगाते हो तो हर साल नए बीजों की रिक्वायरमेंट होती है। अगर कोई किसान फैमिली से बिलोंग करता होगा तो उसे ये बात मालूम होगी कि हर साल क्या करना पड़ता है, नए बीजों को लाना पड़ता है उगाने के लिए, क्लियर बात। कहेंगे इफ द सीड्स कलेक्टेड फ्रॉम द हाइब्रिड एंड सोन द प्लांट इन द प्रोजनी विल बी सेग्रीगेटेड एंड डू नॉट मेंटेन द हाइब्रिड कैरेक्टर। यहां पर मेंडल का लॉ लग गया है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब पहुंचेंगे वहां पर तो बताएंगे कि लॉ कैसे लग गया। आपने F1 प्रोजनी का जब आपस में क्रॉस करा दोगे तो बहुत सारी वैरायटीज मिलेंगी। आप चाहते थे सिर्फ और सिर्फ आपको टॉल मिले, तो टॉल तभी मिल सकता है जब प्योर पेरेंट से कराया गया क्रॉस होगा। मेरी बात समझे नहीं समझे, तो आपको हर साल हाइब्रिड नया चाहिए होगा। लेकिन आप अगर चाहते हो कि इस हाइब्रिड से जो बीज आए हैं इन बीजों को हम क्या कर दें, फिर से उगा दें, तो यह पॉसिबल नहीं होगा कि आपको रिजल्ट पिछले साल वाला मिले। रीजन है क्योंकि यहां पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लग रहा होगा, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सॉरी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोल रहे हैं, यहां पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और पूरा का पूरा जो कैरेक्टर होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा और बिना किसी के ऊपर डिपेंड हुए। तो बहुत सारी वैरायटीज होंगी कि छोटा पेड़ भी होगा, लंबा होगा, किसी में रिंकल्ड, किसी में राउंड। तो जस्ट मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं वहां से, है ना। तो उससे आपका नुकसान हो जाएगा, जो ईल्ड हो जाएगी वो घट जाएगी। इसीलिए किसान को क्या चाहिए होता है, हर साल उसे नए बीजे चाहिए होते हैं। क्योंकि जो प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड होता है ये बेटा कॉस्टली पड़ता है, इसीलिए फसल उगाना कोई आसान काम नहीं है। क्योंकि हेंस द कॉस्ट ऑफ द हाइब्रिड सीड बिकम टू एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर। तो ये बात बिल्कुल सत्य बात है कि किसानों के लिए हर साल हाइब्रिड सीड को बनवाना और लेकर आना क्या होता है, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। इफ दीज हाइब्रिड्स आर मेड इनटू एपोमिक्टिक, अगर इस हाइब्रिड में एपोमिक्सिस टेंडेंसी ला दी जाए तो कैरेक्टर बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा, सीड भी बन जाएगा, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा और हर साल तुम उसी फसल को बो सकते हो, आपको नए सीड की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहेंगे देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर, यहां पर कैरेक्टर सेपरेट नहीं होगा। जब सेग्रीगेशन, अपना लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अगर आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि कैरेक्टर बेटा सेपरेट हो जाता है। हाइब्रिड जो बनाया था, अगर हाइब्रिड का आपस में क्रॉस करा दिया जाए तो कैरेक्टर क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, सेग्रीगेट हो जाएगा। तो नई नई वेरिएबिलिटी देखने को मिलेंगे, रेशियो बदल जाता है वहां पर। लॉ ऑफ डोमिनेंस में जब F1 जनरेशन बन के आती है तो भैया सारे के सारे डोमिनेंट पेरेंट की तरह ही नजर आते हैं। लेकिन F2 जनरेशन जब बनती है, जब F1 का आपस में सेल्फिंग करा देते हैं
तो वहां पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लग जाता है, जिससे क्या होता है कि कैरेक्टर बढ़ जाते हैं रेशियोज में, जिसमें फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 आ जाता है और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 आ जाता है। कुछ याद है थोड़ा थोड़ा? अगर याद होगा तो मजा तो आएगा जेनेटिक्स में। वही चीज यहां पर लागू हो रही किसानों के साथ भी, कि अगर भैया ये हर साल नए बीजे लेकर ना आए, नए हाइब्रिड के बीजे हर साल ना लाएं, और आपने जो पिछले साल उगाया होगा उसी को अगर आप बो दो रखे तो समस्या हो जाएगी और ईल्ड घट जाएगी। वैसे भी ये महंगा है और महंगाई की मार तो झेल रहा है किसान, और दूसरी मार कब झेलेगा? जब उसकी ईल्ड कम हो जाएगी, है ना। तो ये समस्या है किसान के लिए, लेकिन उस समस्या का समाधान है अगर एपोमिक्सिस कर दिया जाए। तो कई सारी फील्ड्स में ये एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं भाई साहब, जहां पर क्या होगा कि अगर कुछ ऐसी टेक्निक डेवलप हो जाती कि हम एपोमेक्टिक सीड डेवलप कर लें तो किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी और एग्रीकल्चर की फील्ड में एक नई क्रांति आ जाएगी। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आपने सुना होगा, एक नया रेवोल्यूशन आ जाएगा भाई। कहेंगे देन द फार्मर्स कैन कीप ऑन गोइंग द हाइब्रिड सीड टू रेज द न्यू क्रॉप ईयर आफ्टर द ईयर एंड डज नॉट हैव टू बाय द हाइब्रिड सीड एवरी ईयर, है ना। अगर एपोमेक्सिस टेक्निक लगा दी जाए, कुछ ऐसा कारनामा कर दिया जाए, अब तुम जरा सोचो कि पढ़ने वाले तुम ही हो, तुम भी ऐसा कर सकते हो भविष्य में। अगर तुम्हें कभी मौका मिले, तुम साइंटिफिक फील्ड में अगर चले जाते हो, तो अगर ऐसी कोई टेक्निक तुम्हें पता हो कि तुम क्या कर लो भाई कि एपोमेक्सिस एकदम परमानेंट हो जाए, कि हर सीड एपोमेक्टिक सीड बन के तैयार हो जाए, तो नए पौधे उगाए जा सकते हैं और हर साल हमें हाइब्रिड सीड की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, या हमें नए सीड की रिक्वायरमेंट हर साल नहीं पड़ेगी। जो पिछले साल बोया था उसी के बीजों से नई फसलें हम उगा सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑफ एपोमिक्सिस इन द हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री, ठीक है, एक्टिव रिसर्च इज गोइंग ऑन इन मैनी लैबोरेटरीज अराउंड द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड द जेनेटिक्स of apomixis and to transfer the apomictic gene into the hybrid varieties। apomictic process है, एक कैरेक्टर है सीड का, और किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए जीन रिक्वायर्ड होता है भाई। अगर मालूम चल जाएगा तो इस जीन को हम लोग हर पौधों में लगा सकेंगे, और हर पौधों में लगाने के बाद सबके अंदर टेंडेंसी क्या आ जाएगी एपोमिक्सिस की। जैसे ग्रेमिनी और एस्टेरेसी फैमिली के कुछ मेंबर्स में होती है, अगर ये सबके अंदर आ जाएगी तो हाँ एक नुकसान होगा, तो वेरिएबिलिटीज जो नेचुरली आती हैं वो नहीं आ पाएंगी। लेकिन किसान को एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत फायदा हो सकता है, क्योंकि होता है ना कि जब हमारे पास कोई नई टेक्निक आती है तो उसका मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा होता है। ऐसा होता है नहीं होता है? तो मैनिपुलेट करना हम लोग जानते हैं, तो हम लोग हर जगह पर जुगाड़ बिठाए रखते हैं कि कैसे इंसान का फायदा हो जाए, कैसे हमारे पैसे बन जाएं। तो ये मैनिपुलेशन टेक्निक हर जगह हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके नेचर में भी एडवर्स इफेक्ट हमको देखने को मिल जाते हैं बेटा जी। तो ये लगभग चैप्टर जो है पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन हमने पढ़ी है, एक भी लाइन नहीं छोड़ी, पूरा डिस्कशन करते हुए चले हैं। कहीं पर भी कोई भी बात हुई है उसको व्हाइट बोर्ड पे डिस्कस करते चले हैं। आई थिंक ये यूट्यूब पे पहली बार है कि कोई लाइन टू लाइन पढ़ता हुआ चल रहा है, और हम लोगों को इस लाइन टू लाइन को खत्म करने में लगभग 8 लेक्चर का टाइम लगा है, जिसमें पर लेक्चर 1 से 1.5 घंटे का समय खर्च हुआ है। मतलब अगर हमने इसको इतने ध्यान से पढ़ा है और आपने हमारे साथ पढ़ा है, तो आपको इस मेहनत को जाया बर्बाद नहीं करना है। एक बार ढंग से और रिवाइज कर लोगे तो बिल्कुल मक्खन जैसा टॉपिक याद हो जाएगा, लाइन टू लाइन आपके ब्रेन में सेटल हो जाएगी। क्या बात समझ में आई? नेक्स्ट डे से हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है इज द रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन की चर्चा करेंगे। बट केमिस्ट्री में मैंने बोला कि केमिस्ट्री में हम लोग राउल्स लॉ और हेनरी लॉ भी पढ़ लेंगे, ताकि सोल्यूशन चैप्टर के हमारे 2-3 टॉपिक भी टाइटली तैयार हो जाएं। और अगर आप चाहते हो कि केमिस्ट्री के हम लोग और भी लेक्चर्स लेकर आएँ, तो कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहा करिए और अपने सजेशंस देते रहा करिए कि हम लोग किस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेकर आए जो कि आपके लिए यूजफुल हो और हमारा टॉपिक भी प्रॉपर चलता रहेगा। तो मिलेंगे आपसे बेटा नेक्स्ट लाइव में। टिल देन टाटा बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। जो भी यहाँ पर है बेटा लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि सबसे पहले अपडेट जो आता है वो टेलीग्राम चैनल पे ही आता है। क्लियर बात? तो कल मिलेंगे हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन के टॉपिक के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू भाई।